मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर शहर के सारे गन्ने खरीद लिए। शहर के लोग मुझे एक बेवकूफ कहने लगे। मेरे पिताजी ने तो मुझे नालायक बेटा कहकर मेरी जमकर पिटाई भी कर दी। लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं बहुत जल्द नाम और पैसा दोनों कमाने वाला हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं टाइम ट्रेवल करके प्राचीन काल में आ गया था और तांग राजवंश के संस्थापक सेनापति चांग छोंग युआन का दूसरा बेटा चांग येनशी बन गया था। मुझे कहाँ पता था कि मेरे पिताजी एक बेहद ईमानदार अधिकारी हैं और हमारा परिवार पूरी तरह से कंगाल है। और ऊपर से इस शरीर का असली मालिक एक नंबर का नालायक था। उसने तो सम्राट द्वारा पिताजी को इनाम में दिया गया जेड पेंडेंट भी अपने मजे के लिए गिरवी रख दिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि टाइम ट्रैवल करते ही मेरी ऐसी बुरी इज्जत होगी, पर मैं इस तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। मुझे पैसे कमाने और उस पेंडेंट को वापस छुड़ाने का कोई तरीका ढूंढना ही होगा। इसलिए मैं अपने नौकर चांग फू को साथ लेकर बाजार में कोई नया बिजनेस ढूंढने निकल पड़ा। सड़क पर कुछ दुकानों में शहद बिक रहा था, कुछ में माल्टोज शुगर और बहुत सारी दुकानों पर गन्ने का रस बिक रहा था, लेकिन सफेद चीनी बेचने वाला कोई नहीं था। इससे मेरे दिमाग में एक बात आई, ऐसा लगता है कि इस तांग राजवंश में कोई सफेद चीनी नहीं बेचता। मैंने अपने पास खड़े नौकर से पूछा, फू शेंग, क्या तुम अक्सर चीनी खाते हो? चांग फू ने यह सुना और हैरान होकर बोला, चीनी? छोटे मालिक का मतलब माल्टोज शुगर से है ना? हाँ खाई है, बहुत मीठी होती है, मुझे तो यह बहुत पसंद है। यह सुनकर मैंने उसे सुधारते हुए कहा, मेरा मतलब है, क्या तुमने कभी टुकड़ों वाली चीनी खाई है? चांग फू ने थोड़ा उलझन में पड़कर कहा, टुकड़ों वाली चीनी? छोटे मालिक, कहीं आप रॉक कैंडी की बात तो नहीं कर रहे हैं? वह तो मेरी हैसियत से बाहर है, वह चीज बहुत महंगी होती है। सुना है कि खुद सम्राट को भी वह रोज खाने को नहीं मिलती। वह चीज तो सिर्फ पश्चिमी क्षेत्रों में ही पाई जाती है। यह सुनकर मैं चांग फू को लेकर पूरे पूर्वी बाजार में घूमा और देखा कि उसकी बात बिल्कुल सच थी। पूरे पूर्वी बाजार में चीनी बेचने वाली एक भी दुकान नहीं थी। बस कभी कभार कुछ विदेशी व्यापारियों की दुकानों पर वो रॉक कैंडी दिख जाती थी, जो असल में भूरे रंग के टुकड़े जैसे दिखते थे। मैंने उसकी कीमत पूछी तो भाई साहब, उसकी कीमत आसमान छू रही थी। 1 लियांग के पूरे 100 सिक्के। हाँ, आपने सही सुना, 1 लियांग, न कि 1 जिन। क्योंकि तांग राजवंश में चीनी एक बहुत बड़ी लग्जरी चीज मानी जाती है। पहले यह सिर्फ तभी मिलती थी जब पश्चिमी देश इसे तोहफे के रूप में देते थे। अब यह सिर्फ विदेशी व्यापारियों के पास ही होती है। और यहाँ के आम लोग जब कुछ मीठा खाना चाहते हैं तो या तो थोड़ा शहद ले आते हैं या फिर चावल से माल्टोज शुगर बना लेते हैं ताकि अपनी मीठे की तलब बुझा सके। और यह भी हर किसी को नसीब नहीं होता। और अब इस मौसम में छांग आन शहर के लोगों का सबसे पसंदीदा पेय गन्ने का रस बन गया है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। भाई, अमीर बनने का मौका आ गया है। तांग राजवंश के पास अभी तक चीनी बनाने की तकनीक ही नहीं है। मतलब तांग काल में चीनी है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? फू शेंग, चलो जल्दी से घर वापस चलते हैं। तुम्हारा छोटा मालिक अब बहुत अमीर बनने वाला है। मैं चुपके से पिछले दरवाजे से 100 गोंग हवेली में घुस गया और सीधे स्टडी रूम में अपने पिताजी चांग छोंग युआन के पास पहुंचा। उस समय पिताजी भी अपने कमरे में सिर पकड़े बैठे थे। मुझे अंदर आते देख उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या तुम्हें कमरे में बंद रहकर अपनी गलती सुधारने को नहीं कहा था? तुम यहाँ मेरे पास क्या करने आए हो? मैंने पिताजी की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, लगता है बुढ़ा किसी बात से परेशान है। इतना मुंह क्यों लटका रखा है? लगता है बिजनेस के लिए पैसे मांगने की बात अभी टालनी पड़ेगी। पहले माहौल भांपना ज्यादा जरूरी है। खतरे से पंगा न लेने के उसूल पर चलते हुए मैंने तुरंत मक्खन लगाते हुए एक मीठी मुस्कान दी और कहा, पिताजी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। किस बात की चिंता सता रही है आपको? अपने इस बेटे को बताइए ताकि मैं आपकी परेशानी कम कर सकूं। और हाँ, मुझे भी आपसे एक छोटी सी बात करनी थी। पिताजी ने यह सुनकर नाक भौं सिकोड़ते हुए ताना मारा, तुम मेरी परेशानी कम करोगे? तुम मुझे गुस्सा ना दिलाओ, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। यह सुनकर मुझे थोड़ा बुरा लगा। मतलब अभी भी मुझे इतना नालायक समझते हैं। मैंने तुरंत अपनी छाती ठोकते हुए कहा, पिताजी, आपका बेटा अब बिल्कुल बदल चुका है। पहले मैं नासमझ था जो हमेशा आपको गुस्सा दिलाता था। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आपकी परेशानी बांट सकता हूँ। बताइए, क्या बात आपको सता रही है? पिताजी यह सुनकर अंदर से पिघल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह नासमझ लड़का भी उनकी फिक्र करने लगा है। उन्होंने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चलो, जब तुम इतना पूछ ही रहे हो तो मैं बता ही देता हूँ। वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यादा से यादा हम सक पर आ जाएंगे बस। यह सुनकर मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ये पिताजी भी कमाल करते हैं। घर बार बिकने की नौबत आ गई है और कह रहे हैं बस। तभी पिताजी ने उदास होकर कहा, यान सी, इस बार तो मेरी नाक ही कट गई है। इसी साल महाराज ने मुझे श्यांगझो का गवर्नर बनाया था। वहाँ पहुँचकर मैंने देखा कि वहाँ का गन्ना बाकी जगहों के गन्ने से थोड़ा अलग है।
उसका छिलका काला था। तो मैंने सोचा क्यों न महाराज को भी यह अनोखी चीज चटखाई जाए। अब किसे पता था कि अपने महाराज को मीठा इतना पसंद आ जाएगा। जैसे ही उन्होंने उस काले गन्ने को चखा, वो खुशी से झूम उठे। उन्होंने मुझे इनाम में एक शाही पेंडेंट तो दिया ही, साथ ही यह भी कहा कि यह गन्ना तो गन्नों का राजा है, इसकी खूब खेती होनी चाहिए और इसे हर जगह फैलाना चाहिए ताकि पूरे तांग साम्राज्य की जनता इसका स्वाद ले सके। यह सुनकर मैं भी जोश में आ गया। मैंने वापस जाते ही खेती बहाने का आदेश दे दिया। जहाँ अनाज नहीं उग सकता था वहाँ भी गन्ना बो दिया। गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए मैंने श्यांगझो के लोगों से कहा कि इस काले गन्ने की तारीफ खुद महाराज ने की है और चांग आन के लोग इसे बहुत पसंद करेंगे। इससे बहुत मोटी कमाई होगी। लेकिन जब गन्ना पककर तैयार हुआ तब मुझे पता चला कि अलग अलग जगहों के व्यापारी पहले ही दक्षिण का गन्ना चांग आन लाकर बेच रहे हैं। वहाँ के लोग तो कब से गन्ने का रस पी रहे थे। माना कि श्यांगझो का गन्ना बहुत अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन आम जनता को इससे क्या लेना देना। उन्हें तो बस गन्ने के रस से मतलब है। अब नतीजा यह हुआ कि मेरा बहाया हुआ श्यांगझो का काला गन्ना बुरी तरह पिट गया। कोई खरीदने वाला नहीं है और फसल अब भी खेतों में ही खई है। श्यांगझो के लोग तो मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। यह सब उन्होंने एक ही सांस में कह डाला। पिताजी उदास होकर आहें भर रहे थे, लेकिन मेरी आंखों में तो चमक आ गई थी। मैंने उत्साह से पूछा, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या सच में श्यांगझो में गन्ने की पैदावार इतनी ज्यादा हो गई है और अब तक उसे किसी ने नहीं खरीदा? पिताजी ने मायूसी से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, कोई नहीं खरीद रहा। सुना है कि श्यांगझो के लोग रोज सरकारी दफ्तर के बाहर धरना दे रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं। अब तो महाराज को भी यह बात पता चल गई है। आज सुबह दरबार में उन्होंने मुझे बुलाकर खूब खरी खोटी सुनाई। कहा कि इस मुसीबत का हल मैं खुद निकालूं और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सबको गन्ने छीलने के लिए श्यांगझो निकाल दिया जाएगा। मैंने अपनी उत्सुकता को काबू में रखते हुए पूछा, आपने जलमार्ग से गन्ने को चांग आन क्यों नहीं भिजवाया? इससे खर्चा काफी कम हो जाता ना। पिताजी ने एक गहरी सांस ली और बोले, तुम्हें क्या लगता है मैंने ऐसा नहीं किया होगा? कुछ दिन पहले ही मैंने महाराज से इजाजत ली थी और श्यांगझो का गन्ना नामों से चांग आन मंगवाया था, पर गन्ना है ही इतना ज्यादा। अब चांग आन के लोग सुबह शाम गन्ने का रस ही तो नहीं पीते रहेंगे ना। अभी भी वे नदी के घाट पर गन्ने से भरी 2 नावें खई हैं। कौयों के भाव बिक रहा है, फिर भी कोई पूछने वाला नहीं है। यह सुनते ही मेरा मन किया कि और होर से ठाके लगाऊं, लेकिन डर था कि कहीं पिताजी मेरी कुटाई न कर दें। इसलिए मैंने तुरंत अपनी हंसी दबाई और कहा, अरे पिताजी, अब तो अपना परिवार मालामाल होने वाला है। यह सुनते ही पिताजी ने मेरे सिर पर एक और की चप्पत लगाई। अरे ओ गधे, अभी तो तू कह रहा था कि मेरी परेशानी कम करेगा और अब यहाँ मेरी बर्बादी पर जश्न मना रहा है। क्या तेरी मार खाने की खुजली हो रही है? मैंने तुरंत उनके आते हुए हाथ को रोका और कहा, क्या आपको मिश्री के बारे में पता है? पिताजी यह सुनकर चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आया कि मैं अचानक से मिश्री की बात क्यों करने लगा। उन्होंने चित्ते हुए कहा, हाँ भाई, मिश्री के बारे में तो मैंने सुना ही है। सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि खाया भी है। महाराज ने इनाम में दिया था। मैंने बात आगे बढ़ाते हुए पूछा, तो पिताजी आपको क्या लगता है यह मिश्री कीमती है या नहीं? पिताजी ने उलझन में मुंह बनाते हुए कहा, यह भी कोई पूछने की बात है? सुना है यह मिश्री सुदूर पश्चिम से आती है। केवल पश्चिमी देश ही कभी कभार इसे नराने के तौर पर भेजते हैं या फिर पश्चिम से आने वाले व्यापारी थुआ बहुत बेचते हैं और इसकी कीमत तो आसमान छूती है। अरे बात तो गन्ने की हो रही थी ना, तुम अचानक इस बात पर कहां से आ गए? यह सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया। फिर मैंने अपने दोनों हाथ पीछे बांधे और अपना सिर थोड़ा आंख के साथ ऊपर उठाया। जरा सोचिए, अगर हम इन गन्नों को इस बेशकीमती मिश्री में बदल दें तो कैसा नहारा होगा। पिताजी के मुंह से एक हंसी छूट गई। उनकी हंसी सुनकर मैंने दिल ही दिल में संतुष्ट होकर सिर हिलाया। लगता है बूहे के सामने मेरा भौकाल काम कर गया। अब जल्दी से अपने बेटे की शान में कुछ कसीदे तो पो। तभी मेरे कानों के पास से एक ओरदार थप्पड़ की हवा गुरी। पिताजी ने गुस्से में अपना हाथ छू दिया था। तेरी तो आज तुझे इंदा नहीं छोड़ूंगा, नालायक कहीं के। फिर से तेरा वो बेवकूफी का दौरा पड़ गया है क्या? धमाधम मेरी जमकर धुनाई करने के बाद पिताजी बड़े ही सुकून के साथ अपनी जगह पर वापस बैठ गए। मैं बेचारे जैसी शक्ल बनाए स्टडी रूम के एक कोने में दुबक कर बैठ गया। मेरे अंदर तो जैसे गुस्से का ज्वालामुखी फट रहा था। ये कैसे इंसान है भाई? कुछ सुना नहीं और सीधे हाथ छोड़ दिया। कोई इंसाफ है या नहीं यहाँ? उधर पिताजी ने अपने कपड़े धोए ठीक किए, अपनी शानदार दाई पर हाथ फेरा और आंखें सिकोते हुए बोले, क्या अब थोड़ा होश ठिकाने आया तुम्हारा? अरे ओ अक्ल के दुश्मन, दिन दहा है पागलों जैसी बातें कर रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि गन्ने से मिश्री बन सकती है? हवा में महल बना रहा है क्या? मैंने अपना मुंह फुलाते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं वाई गन्नों को उस कीमती मिश्री में बदल सकता हूँ।
आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? पिताजी ने अपनी दाढ़ी खींचते हुए झुंझलाकर मुझे डांटा। आग भरोसा करूं मैं तुझ पर? दा हो जा मेरी नरों के सामने से। यहाँ खचे रहकर मेरा खून मत जला। मेरा तो पहले से ही सिर फटा जा रहा है। मैंने तुरंत अपना सिर ना में हिलाया और कहा, जी नहीं, यह नहीं हो सकता। पैसा छापने का इतना शानदार मौका हम अपने हाथों से कैसे जाने दे सकते हैं? पिताजी, बस इस एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखिए। वो जो गन्ने बिना बिके पे है ना, हम वो सारे के सारे खरीद लेंगे। यह सुनते ही तो पिताजी को जैसे सदमा ही लग गया। वो मन ही मन सोच रहे थे, यह लक्का इतना बागधा कैसे हो सकता है? यह हरा सा भी मेरे जैसा क्यों नहीं है भाई? सारे के सारे खरीद लेंगे। तुझे अंदाजा भी है कि वहाँ कितना गन्ना पा हुआ है। अगर हमने वो सारा खरीद लिया ना, तो हमारा यह पूरा घर बिक जाएगा। फिर भी पैसे कम पेंगे। मैं अभी भी उस बुए को मनाने पर अघा हुआ था और बिना हार माने मैंने अपनी बात जारी रखी। आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। हमें बिना कोई देर किए उन गन्नों को खरीद लेना चाहिए। आप खुद ही सोचिए, यह सब बवाल आखिर क्यों हुआ? यह सब इसलिए हुआ क्योंकि आप महाराज की चमचागिरी ठीक से नहीं कर पाए और अब इतना सारा गन्ना खेतों में ही सम रहा है। वेई नदी के बंदरगाह पर सुने के लिए पा हुआ है। क्या महाराज इस बात का इल्जाम आपके सिर नहीं मयेंगे? और अभी थोड़ी देर पहले आप ही तो कह रहे थे ना कि अगर आपने इस मामले को ठीक से नहीं संभाला तो हमारे पूरे परिवार को शांगझो जाकर गन्ने छीलने पेंगे। तो जब हर तरफ से मरना तय ही है, तो आप मुझे एक बार कोशिश करके क्यों नहीं देखने देते? इस पर पिताजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यांसी मेरे बेटे, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा पिता तुम पर भरोसा नहीं करता। बात दरअसल यह है कि तुम बिल्कुल बेसिर पैर की बातें कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि वो मिश्री और यह गन्ने का रस एक ही चीज है कि तुमने कुछ भी किया और वो म्हे से बन जाएगी? उस मिश्री को बनाने की तरकीब हमारे पूरे महान तांग साम्राज्य में किसी को भी नहीं आती। सुना है कि वह हुनर सिर्फ तियानजू देश के कारीगरों को ही मालूम है। हमारे महाराज को भी मीठा खाना बहुत पसंद है। उन्होंने भी कई बार अपने लोगों को वहाँ यह हुनर सीखने भेजा था, लेकिन कोई भी उनकी उस मिश्री बनाने की तकनीक को सीख नहीं पाया। और अब तुम मुझसे आकर कह रहे हो कि तुम गन्ने से मिश्री बना लोगे। तुम ही बताओ, मैं तुम्हारी इन बातों पर कैसे यकीन कर लूं? यह सुनकर मुझे भी अंदर ही अंदर बड़ी खींच मची। अब मैं उन्हें यह तो नहीं बता सकता था ना कि यह आने वाले भविष्य की तकनीक है। ये गुड़ या खई शक्कर जैसी चीजों की तो मेरे आगे कोई औकात ही नहीं है। मेरा असली लक्ष्य तो सजेद चीनी बनाना है भाई। अरे, सफेद चीनी में लगाकर बन खाने का ममा ही कुछ और होता है ना? जब मैंने देखा कि पिताजी अभी भी नहीं मान रहे हैं, तो मैं भी हार मान गया। मुझे लगा अब तो कुछ असली और ठोस चीज ही दिखानी पड़ेगी, तभी पिताजी को यकीन होगा। इसलिए मैंने सीधे कह दिया, देखिए पिताजी, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो पहले मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए। मैं बस थोड़े गन्ने खरीद कर उसका रस पी लूंगा। इतना तो कर ही सकता हूँ ना। ये सुनते ही पिताजी के चेहरे की हवाएं उड़ गईं। सच बताऊं तो वो अब गन्ना शब्द सुनना ही नहीं चाहते थे। और कोई बात नहीं थी, बस गन्ने का नाम सुनते ही उनके दांतों में दर्द होने लगता था। उन्होंने कहा, थोड़ी देर में जाकर मुनीम से मिल लेना, उसे कहना कि तुम्हें 2 मोहरें दे दे। ये सुनते ही मेरा पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कैसे पिता है ये? क्या मैं इनका सगा बेटा भी हूँ या नहीं? सिर 2 मोहरें? क्या सच में अपने ही बेटे को भिखारी समझकर भीख दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मुझे कम से कम 50 मोहरें चाहिए। मैंने अपनी 5 उंगलियां दिखाते हुए कहा। पिताजी से रहा नहीं गया और वो भगते हुए चिल्लाए, अरे ओ बेवकूफ, तुझे पता भी है कि 50 मोहरों में कितने गन्ने आ जाएंगे? क्या तू दिन रात गन्ने ही चबाने वाला है? मैंने भी पूरी अक के साथ जवाब दिया, देखिए यहीं पर आप गलत हैं। आपने ही तो बिना सोचे समझे शियांगझो के लोगों से इतने सारे गन्ने उगवा दिए, और अब जब मैं गन्ने का रस पीने के लिए थोड़े पैसे मांग रहा हूँ तो आप मुझे मना कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? मेरी ये बात सुनकर पिताजी एकदम निशब्द हो गए। उनके पास मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं था, तो हार मानकर उन्होंने मेरी बात मान ली। मैं पैसे लेकर सीधा अपने आंगन में वापस आ गया और वो पैसे झांगफू को पका दिए और उसे हुक्म दिया कि तुरंत किसी को भेजकर गन्ने खरीद लाए। जब ढेर सारे गन्ने आ गए तो मैंने कुछ बए काहे मंगवाए। फिर हवेली के उन नौकरों को बुलाया जिन्हें गन्ने का रस निकालना आता था। मैंने उन्हें सारे गन्नों को पेरकर उनका रस निकालने और उसे उबालने के काम पर लगा दिया। कुछ दिनों बाद जब सारे गन्नों का रस उबलकर तैयार हो गया तो मैंने उन्हें रुकने नहीं दिया। मैंने कहा, इसे और उबालते रहो। और जब वो रस उबलकर गाढ़ी चाशनी बन गया तब मेरी बारी आई। क्योंकि उस समय पूरे तांग साम्राज्य के लोग बस इतना ही जानते थे कि गन्ने को उबालकर उसका सीरा या चाशनी बनाई जा सकती है, जिसे वो लोग बस मीठा रस कहते थे। लेकिन किसी को भी इस तरह रस को ठोस बनाने का तरीका नहीं पता था। अगर वो ठोस बन जाए तो उसे वो लोग खची शक्कर कहते थे। सच कहूँ तो मेरा इरादा सीधे सचेत चीनी बनाने का था। मुझे अपने पिछले जन्म के सचेत चीनी में डूबे हुए बन की बहुत याद आ रही थी। लेकिन जब मुझे ख्याल आया कि चीनी बनाने में तो कई झंझट वाले काम करने पड़ेंगे और इतना समय हमारे पास था नहीं,
इसलिए मैंने तय किया कि मैं सीधा भारत से सीखा हुआ चीनी पकाने का तरीका इस्तेमाल करूंगा। ज्यादातर चाशनी से तो मैंने खजी शक्कर बनवा दी और बची हुई थोड़ी सी चाशनी से मैंने अपने कुछ खास लोगों को मेरे बताए तरीके से गुपचुप तरीके से सजेद चीनी बनाने के काम पर लगा दिया। आखिरकार मैं एकदम से अपना सबसे बेहतरीन उत्पाद यानी सजेद चीनी बाजार में नहीं उतार सकता था ना। ऐसा करने से तो मेरा बहुत सारा मुनाफा मारा जाता। लगातार कई दिनों तक मैं इसी काम में पागलों की तरह जुटा रहा और अपने आंगन से एक कदम भी बाहर नहीं निकाला। पूरी हवेली के लोग पीठ पीछे कानाफूसी करने लगे थे कि लगता है अपने छोटे मालिक का फिर से दिमाग खिसक गया है। सारा दिन अपने कमरे में दुबक कर बस गन्ने का रस पीते रहते हैं। पिताजी भी जब कई बार दरबार से लौटे और उन्हें मेरी शक्ल नहीं दिखी तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने बड़े भैया झांग यान झाओ को बुलाकर पूछा, ये यान सी आजकल किस काम में इतना व्यस्त है, उसकी तो परछाई तक दिखाई नहीं देती। झांग यान झाओ ने जवाब दिया, पिताजी हवेली के नौकर बता रहे थे कि छोटा भाई आजकल कुछ नौकरों की फौज लेकर अपने आंगन में बस गन्ने का रस निकाल कर पी रहा है। उस बेवकूफ ने सच में सारे पैसों के गन्ने खरीद लिए और बस रस पी रहा है। क्या उसे डर नहीं लगता कि ज्यादा पीकर उसकी तबीयत खराब हो जाएगी? पिताजी बोले, सारा दिन निकम्मों की तरह घूमता रहता है। मुझे तो नहीं लगता कि वो तुम्हारी तरह कभी पाई लिखाई में मन लगाएगा और कुछ ढंग का काम करेगा। पिताजी ने मेरे आंगन की तरफ देखा जहाँ से अभी भी भयंकर धुआं उठ रहा था। झांग यान झाओ ने एक फीकी सी मुस्कान दी। वो भी अपने इस छोटे भाई की हरकतों से एकदम मजबूर थे। इतने सारे गन्ने बस रस पीने के लिए खरीद लिए, सच में एक नंबर का गधा है। पिताजी ने कहा, खैर छोड़, वहाँ में जाने दो उसे, बस वो बाहर जाकर कोई नया तमाशा खगा ना करे। उसे जो उखाना है उखाने दो, बस वो इस हवेली में आग ना लगा दे। मेरे लिए इतना ही काफी है। इन दिनों तुम्हारे पिता का भी सिर दर्द से फटा जा रहा है। झांग यान झाओ ने फिर पूछा, क्या गन्ने की बिक्री न होने का मामला अभी तक नहीं सुलझा? दरबार में क्या बात हुई? झांग चोंगयुआन का चेहरा तमतमा गया। और क्या कहेंगे वो लोग? जब महाराज ने गन्ने बोने को कहा था तब तो सब के सब महाराज की जय जयकार कर रहे थे। मुझे भी उकसाया कि मैं ज्यादा गन्ने बोऊं, और अब जब ये बिक नहीं रहे हैं तो सबके सब कमीने कह रहे हैं कि ये मेरी गलती है, चाहते हैं कि सारा इल्जाम मेरे ही सिर मर दें। यह सुनकर झांग यान झाओ हैरान रह गया। वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? और महाराज ने क्या कहा? पिताजी ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, महाराज तो एक महान शासक कहलाना चाहते हैं। जाहिर है वो अपनी प्रजा को तड़पते हुए नहीं देखना चाहते। तो फिर लगता है अब ये कलंक मेरे ही माथे लगेगा। येनझाओ मेरे बच्चे, लगता है इस बार अपने परिवार को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। उन लोगों की नीयत इतनी घटिया कैसे हो सकती है? क्या वो सच में हमें ऐसे ही मरता हुआ छोड़ देंगे? पिताजी ने गंभीर होते हुए झांग येनझाओ से कहा, येनझाओ एक बात हमेशा याद रखना, राजनीति और दरबार का यही उसूल है, बड़े होने पर तुम भी ये सब समझ जाओगे। झांग येनझाओ ने बात समझते हुए हामी में सिर हिलाया। खैर छोड़ो इन सब बातों को, चलो मेरे साथ, जरा उस नालायक को भी देख लें। गन्ने का जूस पीने के चक्कर में उसने पूरे घर में धुआं और तमाशा कर रखा है। आज तो मैं उसकी अच्छी खबर लूंगा। पिताजी ने अपने गुस्से को थोड़ा काबू किया और झांग येनझाओ को लेकर मेरे आंगन की तरफ चल पड़े। आंगन में कदम रखते ही झांग चोंगयुआन ने देखा कि मैं एक बड़ी सी कड़ाही के सामने उकड़ू बैठा पागलों की तरह मुस्कुरा रहा था। उन्होंने गुस्से से मेरी तरफ उंगली उठाई और चिल्लाए, वहाँ बैठे बैठे क्या पागलपन सूझ रहा है तुझे? अचानक आई इस आवाज से मैं बुरी तरह उछल पड़ा। पलटकर बूढ़े झांग को देखा तो मैं तुरंत पूंछ हिलाते हुए कुत्ते की तरह भागकर उनके पास गया और बोला, भैया आप लोग बिल्कुल सही समय पर आए हैं, जल्दी आइए और देखिए ये क्या है। झांग चोंगयुआन ने अपना गुस्सा पीते हुए त्योरियां चढ़ाकर पूछा, क्या है ये? मैंने झांग फू को एक थाली लाने का इशारा किया और कढ़ाई में से कुछ सफेद दानेदार और ठोस टुकड़े निकालकर उसमें रखे। देखिए तो आपके बेटे ने कैसी बढ़िया शक्कर बनाई है। झांग चोंगयुआन ने नीचे देखा और शक भरी नजरों से पूछा, ये शक्कर है? क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? क्या मैंने कभी शक्कर नहीं खाई? अरे ओ नालायक, असली शक्कर तो गहरे भूरे रंग की होती है और जो सबसे अच्छी होती है वो पीली होती है। तेरी ये न पीली न सफेद चीज आखिर है क्या भला? ये सुनकर तो मेरे दिमाग की जैसे नसें ही फट गईं। इतिहास में तो लिखा था कि मेरा ये बाप बड़ा बहादुर और अक्लमंद है, बहुत चालाक है, तो फिर मेरे सामने ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? पिताजी ये सच में शक्कर ही है, वही चीनी जिसके बारे में मैंने बताया था। अगर यकीन न हो तो खुद चख कर देख लीजिए। ये कहते ही मैंने 2 छोटे टुकड़े उठाए और झांग चोंगयुआन और झांग येनझाओ के हाथों में थमा दिए। झांग चोंगयुआन ने हिचकिचाते हुए वो टुकड़ा लिया और अपनी जीभ निकालकर जरा सा चाटा। ये तो सच में मीठा है। येनझाओ तुम भी चख कर देखो। वाह ये तो बहुत ज्यादा मीठा है पिताजी। ये झांग येनझाओ की मदहोश कर देने वाली आवाज थी। अब तो आप लोगों को यकीन हो गया ना?
मैंने कहा था ना कि मैं शक्कर बना सकता हूँ, तो मतलब बना सकता हूँ। मैंने उन दोनों का मजा तोड़ते हुए बीच में ही कहा। झांग चोंगयुआन ने जैसे ही ये सुना, तुरंत मेरे हाथ से थाली छीन ली और पूछा, ये बिना रंग वाली शक्कर तूने कहाँ से निकाली? इसकी क्वालिटी तो उस शक्कर से भी लाख गुना अच्छी है जो कभी महाराज ने मुझे इनाम में दी थी। मैंने अपने बाल झटके और बड़े घमंड से कहा, जाहिर सी बात है, इसे गन्ने के रस से निकाला गया है। झांग चोंगयुआन ने सदमे में आकर पूछा, इतनी बेहतरीन क्वालिटी की शक्कर क्या सच में तूने गन्ने से निकाली है? अरे क्या आपने उस कोने में पड़ा हुआ गन्ने का कचरा नहीं देखा? और अगर फिर भी यकीन न हो तो झांग फू से पूछ लीजिए। झांग चोंगयुआन ने जैसे ही कोने की तरफ देखा, आंगन में सचमुच गन्ने की खोई का ढेर लगा है। झांग फू, इधर आओ, क्या यह मिश्री सच में इसी गन्ने से बनाई गई है? झांग फू ने मेरी तरफ पूरी श्रद्धा से देखते हुए कहा, मालिक, यह बिल्कुल सच है। यह मिश्री सच में छोटे मालिक ने गन्ने के रस से ही बनाई है। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर यह कह सकता हूँ। यह सुनकर झांग चोंगयुआन इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने अपनी सुंदर दाढ़ी लगभग उखाड़ ही ली थी। बहुत बढ़िया, मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे बेटे के पास ऐसा हुनर भी है। झांग यानझाओ भी इतना रोमांचित था कि उसके हाथ कांप रहे थे। अगर ऐसा है तो हम इस तरीके को हर जगह फैला सकते हैं, फिर गन्ना कभी बिना बिके नहीं सड़ेगा और साथ ही हमारे तांग साम्राज्य की सारी जनता इस तकनीक को सीख जाएगी और सब लोग मिश्री खा सकेंगे। मुझे इतनी चिढ़ मची कि मेरा मन किया अपना ही सिर फोड़ लूं। मेरे इस बड़े भाई का दिमाग क्या घास चढ़ने गया है, या फिर किताबें पढ़कर यह पागल हो गया है? क्या यह सच में किसी रईस का बेटा है? क्या उसे सबसे पहले बाजार पर कब्जा करने और चुपचाप ढेर सारा पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए? वह अपने घर की तकनीक दूसरों को मुफ्त में बांटने के बारे में कैसे सोच सकता है? बड़े भाई शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। यह हमारे झांग परिवार के अमीर बनने का रास्ता है। हम इसे ऐसे ही मुफ्त में दूसरों को नहीं दे सकते। मैं इसी के दम पर पैसे कमाने की सोच रहा हूँ। झांग चोंगयुआन ने किसी बेवकूफ को देखने वाले भाव से अपने बड़े बेटे की तरफ देखा और कहा, यानझाओ, अब से तुम हर समय बस पढ़ाई वाले कमरे में छुपकर किताबें नहीं पढ़ते रहोगे। खाली समय में बाहर जाकर दुनिया भी देखा करो। तुम मिश्री की यह थाली लो और पिछवाड़े जाकर अपने छोटे भाई से मिलाओ, उसे भी यह मिश्री चखने दो। यह सुनकर झांग यानझाओ को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे समझ आ गया था कि उसने अनजाने में कुछ गलत कह दिया है, इसलिए वह तुरंत थाली उठाकर वहाँ से खिसक गया। झांग यानझाओ के जाने के बाद झांग चोंगयुआन ने कहा, यानची, तो इसलिए तुमने मुझसे वो सारे बिना बिके गन्ने खरीदवा लिए थे। इससे गन्ने के न बिकने की समस्या भी सुलझ गई और अब हम उस गन्ने से यह मिश्री भी बना सकते हैं और फिर इसे बाजार में बेचकर भारी मुनाफा कमा सकते हैं। यह तो सच में एक तीर से दो निशाने लगाने वाली बात हुई। लेकिन तुम्हारी यह मिश्री पश्चिमी देशों से आने वाली मिश्री से अलग है और आम लोग तो इसे बिल्कुल नहीं खरीद पाएंगे। क्या तुम इसे सच में बेच पाओगे? झांग चोंगयुआन ने शक जताते हुए पूछा। मैंने पलटकर जवाब दिया, जाहिर है आम लोग इसे नहीं खरीद सकते, लेकिन चांगान शहर के बड़े बड़े अफसर और अमीर रईस और शाही खानदान के लोग तो इसे खरीद ही सकते हैं ना। हमें यह चीज उन्हीं को बेचनी है। लेकिन क्या यह तरकीब काम करेगी? झांग चोंगयुआन के मन में अभी भी शंका थी। बिल्कुल काम करेगी। हमारी यह मिश्री बाजार में हाथों हाथ बिकेगी। मैंने पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ कहा। झांग चोंगयुआन अपने इस बेवकूफ से दिखने वाले बेटे को देखकर हैरान रह गए। क्या मेरा यह बेटा हमेशा से एक नंबर का बुद्धू नहीं था? फिर यह अचानक इतना होशियार और निडर कैसे हो गया? नहीं नहीं, यह लड़का पक्का अभी भी एक नंबर का बुद्धू ही है, क्योंकि बुद्धू लोग कोई भी काम करने से पहले उसके अंजाम के बारे में नहीं सोचते। पक्का यही बात है। लेकिन यह मिश्री सच में पश्चिमी देशों वाली मिश्री से कहीं बेहतर दिख रही है। मुझे नहीं लगता कोई परेशानी होगी। इसलिए झांग चोंगयुआन ने मुझे एक तरफ बुलाया और इस मिश्री को बनाने की पूरी प्रक्रिया को बारीकी से समझा। इसमें कितना खर्च आता है और जो लोग इसे बना रहे हैं क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है, और इसका उत्पादन कहाँ हो रहा है। उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि मैं बाद में उन्हें इसे बनाने की पूरी विधि लिख कर दे दूं। वह इसे एक गुप्त नुस्खे की तरह छिपाकर रखना चाहते थे। झांग चोंगयुआन को इतना सतर्क देखकर मैं मन ही मन हौसे बिना नहीं रह सका। शायद बूढ़े झांग को पता नहीं है कि कुछ ही सालों में सम्राट ली दही चीनी बनाने का तरीका भारत के लोगों से सीख लेंगे और ये जनाब इसे खजाने की तरह छिपा रहे हैं। खैर, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी भी सफेद चीनी बनाने का सबसे बड़ा हुक्म का इक्का जो मौजूद है। बात पूरी होने के बाद झांग चोंगयुआन ने मिश्री का एक छोटा टुकड़ा मुंह में रखा और बोले, सच में स्वाद तो इसका लाजवाब है। मैंने कहा, पिताजी, क्या हमें कल से ही गन्ने खरीदना शुरू कर देना चाहिए? मैंने बगल में खड़े होकर धीरे से पूछा। झांग चोंगयुआन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, मैं भी तो यही चाहता हूँ, लेकिन हमारे झांग परिवार के पास इतना पैसा कहाँ है? गन्ने खरीदेंगे कैसे? क्या घर जमीन बेचकर गन्ने खरीदें?
यह सुनते ही मेरी आंखें चमक उठीं। आप तो सच में बहुत ही चतुर हैं, बिल्कुल अपने बेटे की तरह ही सोच रहे हैं। हमें जमीन बेचकर ही गन्ने खरीदने हैं। झांग चोंगयुआन ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे यकीन कर रहे हों कि क्या ये वही उनका बेवकूफ बेटा है। मुझे लगा था कि मिश्री बनाने के बाद वो बदल गया होगा, लगता है नहीं। तू तो सच में आज भी एक नंबर का बेवकूफ ही है। क्या जमीन ऐसे ही मुंह उठाकर बेची जा सकती है? ये तो घर डुबाने वालों के काम हैं। तू क्या चाहता है, तेरा बाप भी घर डुबाने वाला बन जाए? मैंने घबराकर तुरंत कहा। आप गुस्सा मत होइए, मेरी पूरी बात तो सुनिए। अभी आपने ही तो कहा कि पैसे नहीं हैं, और अगर पैसे होते भी तो भी हमें गन्ने खरीदने के लिए जमीन ही बेचनी पड़ती। झांग चोंगयुआन ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? हमें अभी किसी को यह भनक नहीं लगने देनी है कि हम मिश्री बनाना जानते हैं, वरना वो व्यापारी यह सुनते ही गन्नों के दाम आसमान पर पहुंचा देंगे। और वैसे भी क्या अभी सम्राट, गन्ने न बिकने का सारा दोष आप पर ही तो मर रहे हैं, लेकिन सम्राट सीधी तरह से सारी जिम्मेदारी आपके सिर पर भी नहीं डाल सकते, क्योंकि आप उनके एक बहुत ही वफादार मंत्री हैं। तो आप कल ही दरबार में जाकर सम्राट से कहिए कि इस बार जो भी हुआ वो आपकी गलती है, और हमारा झांग परिवार इन गन्नों को खरीदने के लिए अपनी जमीन बेचने को तैयार है, ताकि आम जनता का कोई नुकसान न हो। आप खुद ही सोचिए, अगर सम्राट आपकी ये बातें सुनेंगे तो वो खुशी से गदगद हो जाएंगे और कहेंगे कि आप ही उनके सबसे सच्चे सेवक हैं। मेरी ये बातें सुनकर झांग चोंगयुआन की आंखें चमक उठीं। उन्होंने मुझे घूरते हुए अचरज से कहा, अरे मेरे बेवकूफ बेटे, तू तो बिल्कुल भी बुद्धू नहीं निकला। मैंने थोड़ा चिढ़ते हुए जवाब दिया, बेवकूफ होने और बुद्धू होने में बहुत फर्क होता है, समझिए। तभी मैंने देखा कि झांग चोंगयुआन ने मिश्री का एक और टुकड़ा मुंह में डाला और जोर से हंसते हुए बोले, वाह, मजा ही आ गया। अगले दिन जब पिताजी राजदरबार चले गए तो मैंने झांगफू से कहकर मुनीम जी को बुलवा लिया। मुनीम झांग लू आन के आते ही मैंने बिना कोई घुमा फिराव किए सीधे पूछा, लू आन चाचा, अपनी हवेली के नाम पर कुल कितनी जमीन है? मुनीम झांग एकदम चौंक गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनके छोटे मालिक आज ये सब क्यों पूछ रहे हैं, पर फिर भी उन्होंने सच बताया। छोटे मालिक, चांगान शहर के बाहर हमारे परिवार के पास कुल 26,000 एकड़ जमीन है। मैंने बिना एक पल सोचे झट से कहा, ये सारी जमीनें मेरे लिए बेच दीजिए, सब बेचकर पैसे ले आइए, मुझे गन्ने खरीदने हैं। यह सुनकर मुनीम झांग के तो जैसे होश ही उड़ गए। उनके मन में पहला ख्याल यही आया कि कहीं उनके छोटे मालिक का बेवकूफी का दौरा फिर से तो नहीं पड़ गया। उन्होंने तुरंत घबराते हुए मुझे समझाया, छोटे मालिक, ये जमीन नहीं बेची जा सकती और गन्ने तो बिल्कुल भी नहीं खरीदे जा सकते। अगर आपने सच में जमीन बेचकर गन्ने खरीद लिए तो पूरे शहर में हमारे परिवार का तमाशा बन जाएगा। सच कह रहा हूँ, चांगान की पूरी जनता हम पर हंस कर पागल हो जाएगी। पर मुझ पर इसका कोई असर नहीं हुआ और मैंने कहा, मुझे इन तमाशों और बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जमीन तो हर हाल में बिकेगी, वक्त ही बताएगा कि कौन किस पर हंसता है। झांगफू ने भी मेरी हाँ में हाँ मिलाते हुए मुनीम से कहा, छोटे मालिक बिल्कुल सही कह रहे हैं, देखते हैं आखिर में कौन किस पर हंसता है। आप छोटे मालिक की बात मान लीजिए और जल्दी से जमीन बेच डालिए। असल में ये मुनीम झांग इसी झांगफू के ही पिताजी थे। उसकी ये बात सुनते ही मुनीम झांग ने आगे बढ़कर झांगफू के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। अरे ओ नालायक, छोटे मालिक तो है ही थोड़े सन की, तू भी उनके साथ पागल हो गया है क्या? क्या ये जमीन ऐसे ही मजाक में बेची जा सकती है? ये तो घर डुबोने वाले काम है। और वो क्या? अरे लुआन काका, ये जमीन तो खुद मालिक ने बेचने की इजाजत दी है। मैंने भी सही मौके पर आग में घी डालते हुए कहा, क्या मालिक ने भी बेचने की इजाजत दे दी? ऐसा हो ही नहीं सकता, मालिक अपना ही घर कैसे उजाड़ सकते हैं? मुंशी झांग ने अपनी आंखें फाड़कर अचरज भरे स्वर में कहा। बगल में खड़ा झांगफू किसी छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहा था। ये सच में मालिक ने ही बेचने को कहा है? छोटे मालिक कोई पागलपन नहीं कर रहे हैं, आपने तो मुझे मार मार कर अधमरा कर दिया। मुंशी झांग की भी आंखें अब लाल हो चुकी थीं। मुझसे भी गुस्से में हाथ ज्यादा ही उठ गया। देखो बेचारे बच्चे की क्या हालत कर दी है। लेकिन अगले ही पल उन्हें जमीन बेचने वाली बात याद आ गई और उनका दिल फिर से भारी हो गया। अपने इस जोकू ओकोंग महल को आखिर किसकी नजर लग गई? मालिक जमीन बेचकर गन्ना खरीदना चाहते हैं। अगर ये जमीन ही नहीं रही तो हमारा ये खानदान तो बर्बाद हो जाएगा ना। ये कहते कहते मुंशी झांग की आंखों से आंसू छलकने लगे। मैंने कहा, अरे रोना बंद करो, हम जमीन बेचकर गन्ना खरीद रहे हैं ताकि हम अमीर बन सकें। जमीन तो वैसे भी यहीं पड़ी हुई है, कहीं भाग थोड़ी जाएगी। एक बार हमने जमीन बेची, गन्ना खरीदा और ढेर सारा पैसा कमा लिया तो हम और भी ज्यादा जमीन खरीद लेंगे। इसमें रोने वाली क्या बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, समझे? मुंशी झांग ने मुझे ऐसे देखा जैसे कह रहे हो, क्या आपने मुझे भी बेवकूफ समझ रखा है? चंगान शहर में गन्ने के भाव कौड़ियों के दाम गिर चुके हैं और आप कह रहे हैं कि जमीन बेचकर गन्ना खरीदने से हम पैसे कमाएंगे। मैंने देखा कि मुंशी जी अभी भी कुछ कहना चाहते थे,
तो मैंने मन ही मन सोचा, लगता है मुझे अपनी सनक दिखानी ही पड़ेगी। डोंट वच, वरना इन लोगों से काम करवाना मुश्किल है। ठीक है, ये जमीन तो बिक कर रहेगी। अब अगर किसी ने भी मना किया तो तुम्हारा ये छोटा मालिक उसे पेड़ से उल्टा लटकाकर इतना पीटेगा कि उसे दिन में तारे नजर आ जाएंगे। ये सुनकर मुंशी झांग बुरी तरह डर गए। उन्होंने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और आगे एक शब्द भी नहीं बोले। वजह साफ थी, उन्हें पता था कि उनका ये छोटा मालिक एक नंबर का सनकी है। वो सच में ऐसा कुछ भी कर सकता था। तो फिर बात पक्की रही। लुआन काका, आप तुरंत हमारे जो कुओकोंग महल की जमीन बिकने की खबर पूरे शहर में फैला दो। मुझे यकीन है कि चंगान में जमीन खरीदने वालों की कोई कमी नहीं होगी। मुंशी झांग ने दबी आवाज में हाँ कहा और फिर धीरे से बोले, क्या हम मालिक के राजदरबार से लौटने तक का इंतजार कर लें ताकि मैं एक बार उनसे पूछ सकूं? मैंने तुरंत उनकी बात काटते हुए सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, पिताजी के राजदरबार से लौटने तक बहुत देर हो जाएगी। इसे अभी के अभी बेचो, जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं बचना चाहिए, सब कुछ बेच डालो। उसी समय राजदरबार में झांग चोंगयुआन को मंत्रियों के तीखे ताने सुनने पड़ रहे थे। सब उन पर गन्ने की बिक्री रुकवाने का इल्जाम लगा रहे थे। शाही तख्त पर बैठे सम्राट ली शिमिन का भी ये सब सुनकर सिर दर्द होने लगा था। दरबार में खड़े झांग चोंगयुआन को मंत्रियों से बेइज्जत होते देख सम्राट भी उनके बचाव में कुछ नहीं कह पा रहे थे। आखिरकार सम्राट ने ही तो कहा था कि ये गन्ना बहुत स्वादिष्ट है, जिसके बाद झांग चोंगयुआन ने भारी मात्रा में इसकी खेती करवा दी थी। लेकिन ये झांग चोंगयुआन तो बहुत समझदार हुआ करता था। इस बार उसने ऐसी बेवकूफी कैसे कर दी? इतनी भारी मात्रा में गन्ना उगा दिया। माना कि गन्ना मीठा होता है, लेकिन इसे रोटी की जगह थोड़ी ना खाया जा सकता है। हद से ज्यादा मीठा खाने से भी तो मन भर जाता है ना। मंत्री झांग, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? सम्राट ली शिमिन ने पूछा। झांग चोंगयुआन ने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया और चेहरे पर उदासी लिए हुए बोले, महाराज, इस बूढ़े सेवक के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनते ही बगल में खड़े मंत्री एकदम पागल कुत्तों की तरह उन पर टूट पड़े। तभी चुई जिंगशिंग सामने आया और बोला, जो गुओगोंग के पास अब कुछ कहने को नहीं है, लेकिन हुजूर, मुझे कुछ कहना है। मैं जो गुओगोंग की शिकायत करना चाहता हूँ, जो जनता का दर्द नहीं समझते। इन्होंने सम्राट की इच्छा का गलत मतलब निकाला और ऊपर से नीचे तक सबको गुमराह किया है। जनता को जबरदस्ती गन्ना उगाने पर मजबूर किया, जिससे गन्ने की बिक्री ही रुक गई। बेचारी जनता बहुत परेशान है। महामहिम, कृपया इन्हें सजा दें। आम दिनों में अगर झांग चोंगयुआन ये बातें सुनता तो ली शिमिन के सामने ही उसे कसके 2 घूंसे रसीद कर देता और उसके पूरे खानदान को गालियां देता। लेकिन अपने बेटे के पैसे कमाने वाले प्लान के बारे में सोचकर उसने किसी तरह अपना गुस्सा पी लिया। और इधर ये सब सुनकर ली शिमिन के माथे की नसें भी गुस्से से तन गई थीं। उनके दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। क्या मतलब सम्राट की इच्छा का गलत मतलब निकाला, सबको गुमराह किया? अरे ये तो घुमा फिरा कर मुझे ही ताने मार रहे हैं। बस यही न कि मुझे गन्ना खाना पसंद है तो थोड़ा ज्यादा उगा लिया। क्या ये कोई इतनी बड़ी बात है? क्या तुम रसूखदार परिवार सच में इतना गन्ना नहीं खरीद सकते? तुम लोग जानबूझकर मेरी बेइज्जती कर रहे हो। लेकिन ली शिमिन भी क्या करते? इसका सारा इल्जाम तो झांग चोंगयुआन को ही अपने सिर लेना था। मंत्री झांग, इससे पहले कि ली शिमिन अपनी बात पूरी कर पाते, उसने एकदम दुखी और महान अंदाज में कहा, महाराज, गन्ने की ये सारी परेशानी मुझ बूढ़े मंत्री की बेवकूफी का ही नतीजा है। मैं इसकी सारी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैंने तय किया है कि मैं अपनी सारी जमीन और खेत बेचकर सारा बिना बिका हुआ गन्ना खुद खरीद लूंगा। मैं वादा करता हूँ कि जनता का एक पैसे का भी नुकसान नहीं होने दूंगा। ये बातें सुनकर ली शिमिन की आंखें छलक आईं। वो बुरी तरह भावुक हो गए। जरा देखो, वफादार मंत्री किसे कहते हैं? इसे कहते हैं असली वफादार मंत्री। मैं एक सम्राट हूँ और मेरी इज्जत बचाने के लिए इसने सारी गलती अपने सिर ले ली और कह रहा है कि ये सब इसका ही कसूर है। अपनी सफाई में एक शब्द तक नहीं कहा और नुकसान की भरपाई के लिए सीधे अपने खेत जमीन बेचने को तैयार हो गया। होंगशेन सच में मेरे सबसे भरोसेमंद मंत्री हैं, ली शिमिन ने जोर से कहा। चुई जिंगशिंग अभी कुछ और कहना ही चाहता था कि तभी बगल से एक हट्टा कट्टा और खूंखार आदमी कूदकर सामने आ गया। उसने चुई के सिर पर जोर से चप्पट लगाई और बोला, अब और क्या बकवास करनी है तुझे? अरे बूढ़े झांग ने अपनी जमीनें बेचकर सारा गन्ना खरीदने की बात कह तो दी, समस्या तो सुलझ गई ना। अगर अब तूने कोई और नौटंकी की ना तो कसम से तेरा सिर मरोड़कर उसे अपना पेशाबदान बना लूंगा। ली शिमिन के सामने इस तरह की गुंडागर्दी करने की हिम्मत सिर्फ और सिर्फ लू गुओगोंग चेंग याओजिन ही कर सकता था। ली शिमिन ने चेंग याओजिन को घूरकर देखा। जी अपनी हद में रहो। चेंग याओजिन ये सुनकर ही करके हंसा और एकदम बेवकूफों की तरह मुस्कुराते हुए बोला, माफ करना महाराज, मुझसे रहा नहीं गया। होंगशेन, मैं तुम्हारी इस वफादारी की कद्र करता हूँ, लेकिन वो कोई 300-500 किलो गन्ना नहीं है। क्या तुम सच में अपनी जमीनें बेचकर अकेले सारा बोझ उठाओगे?
ली शिमिन ने बड़े प्यार से अपने उस बूढ़े मंत्री से कहा, जो हर मुश्किल घड़ी में हमेशा उनके साथ खड़ा रहा था। झांग चोंग्युआन ने हामी भरते हुए सिर हिलाया। अरे बिल्कुल सारा गन्ना खरीदूंगा, वरना मेरा बेटा चीनी बनाकर पैसे कैसे छापेगा। महाराज, मैंने अपना फैसला कर लिया है, मैं अपनी बात से बिल्कुल नहीं मुकरूंगा। झांग चोंग्युआन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ एक जबरदस्त नाटक किया। सच में वो एक कमाल का मंत्री था। कोई है, जाओ और महारानी को आदेश दो कि वो महल के खजाने से 5000 गुआन के सिक्के निकाले और इनाम के तौर पर जो गुओगोंग को दे, ताकि वो बिना बिका हुआ गन्ना खरीद सके। मैं तुम्हें अकेले ये नुकसान कैसे सहने दे सकता हूँ। ली शिमिन ने मन ही मन सोचा, मेरे प्यारे मंत्री झांग, मैं तुम्हारी मदद के लिए बस इतना ही दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी अब ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। जोश में आकर बोल तो दिया, लेकिन अब ली शिमिन को अपने पैसों का बड़ा अफसोस हो रहा था। 5000 गुआन के सिक्के, अरे बाप रे, इतने पैसों में तो मैं जिंदगी भर बैठकर गन्ना खा सकता था। झांग चोंग्युआन तुरंत भावुक होकर फूट फूट कर रोने लगा। महाराज की इस महान कृपा के लिए यह सेवक आपका आभारी है। यह सुनकर चेंग याओजिन की आंखें चमक उठी। अरे पुराने दोस्त झांग, मेरे पास भी कुछ पैसे रखे हैं, मैं बाद में अपने मौजले बेटे के हाथ तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। इससे कुछ तो मदद मिल ही जाएगी, और शुबाओ से तो मैं दरबार के बाद मिलकर बात कर लूंगा। मुझे यकीन है कि वो भी जरूर मदद करेगा। यह देखकर कि मामला सुलझ गया है, ली शिमिन वहाँ से उठकर चले गए। अब उन्हें महारानी से जाकर जो पैसे मांगने थे, दिल पर पत्थर रखकर ही सही, पर वो अपना वादा तो नहीं तोड़ सकते थे ना। आखिर महाराज के मुंह से निकली बात जो ठहरी। ली शिमिन के जाने के बाद झांग चोंग्युआन के जिगरी दोस्त यूची जिंगदे और फांग शुआन लिंग जैसे तियान से हवेली के पुराने दोस्तों ने भी मदद का हाथ बढ़ाया। इस प्यार को देखकर झांग चोंग्युआन की आंखें फिर से भर आईं। सच में, जिन भाइयों के साथ जंग लड़ी हो वही असली वक्त पर काम आते हैं। अगर मैं उस वक्त वहाँ होता तो कसम से उछल उछल कर चिल्लाता, ये सब के सब कितने चालाक हैं, अब मुझे अपने मुनाफे में से इन्हें कितना हिस्सा देना पड़ेगा। जबकि बाकी सब लोग तमाशाबीन बने हुए थे। जू स्टेट ड्यूक का परिवार तो अब पूरी तरह से बर्बाद हो गया। गन्ना खरीदने के लिए अपनी जमीनें बेच दी। कल तो पूरे चांग आन शहर में झांग परिवार का मजाक उड़ेगा। जब तक झांग चोंग्युआन घर वापस आए, मैं सारी जमीनें बेच चुका था। उन्होंने जमीन खरीदने वालों को देखा, जो जाते जाते हमारे ऊपर मुंह छिपाकर हंस रहे थे। उनका दिल टूट गया। यानत्सी मेरे बेटे, इस बार तो हमारे चांग परिवार ने अपनी पाई दांव पर लगा दी है। अब पूरा चांग आन शहर हम पर हंस रहा है। सब कह रहे हैं कि हम सिरफिरे हैं। देख मेरे बेटे, कहीं तूने अपने बाप को ही तो नहीं डुबो दिया ना। मैंने बेफिक्री से जवाब दिया, पिताजी आप बस बेफिक्र होकर बैठिए। इन छोटे लोगों को अभी जितना हंसना है हंस लेने दीजिए। आगे चलकर यही लोग खून के आंसू रोएंगे। यह सुनकर झांग चोंग्युआन ने राहत की सांस लेते हुए अपनी छाती थपथ पाई। चलो फिर ठीक है, लेकिन मेरी प्यारी जमीनें, तुम्हारे बाप ने जिंदगी में पहली बार किसी नालायक बेटे की तरह अपनी जमीनें बेची हैं। ये सब बहुत ही डरावना था। जल्दी से मुझे थोड़ी मिश्री ला कर दो, ताकि मेरी जान में जान आए। मुझ बुढ़े से अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता। मैंने मन ही मन सोचा, ये मेरे पिताजी का दिल तो बहुत कमजोर है। मैंने झटपट एक छोटी प्लेट में चीनी लाकर उनके सामने रख दी। पिताजी, अब से इसे मिश्री मत कहिएगा, इसे चीनी कहिए। मिश्री या रॉक हनी नाम सुनने में ऐसा लगता है जैसे समंदर की बात हो रही हो। झांग चोंग्युआन ने चीनी का एक छोटा टुकड़ा मुंह में डाला और उलझन में पूछा, इसका क्या मतलब है? भला समंदर का एहसास क्यों होगा? क्या इस मिश्री का समंदर से कोई लेना देना है? हे भगवान, ये तो जनरेशन गैप है भाई, वो भी पूरे 1400 साल का जनरेशन गैप। पिताजी, आज दरबार में क्या हुआ? मैंने जल्दी से बात बदलते हुए पूछा। झांग चोंग्युआन तुरंत जोश में आ गए और दरबार का पूरा किस्सा सुनाने लगे, खासकर वो हिस्सा जहां ली शिमिन ने उन्हें एक वफादार मंत्री कहकर जमकर तारीफ की थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे पिताजी सिर्फ ताकतवर ही नहीं हैं, जो दरवाजे की रखवाली कर सकते हैं और जंग लड़ सकते हैं, बल्कि बेचारा बनने और नाटक करने में भी वो इतने माहिर हैं। मैं सच में उनका मुरीद हो गया। लेकिन जब मैंने आगे सुना कि ली शिमिन ने मदद के लिए अपने शाही खजाने से 5000 गुआन निकाले हैं और चेंग याओजिन समेत कई दोस्तों ने भी पैसे देने की बात कही है, तो मेरे मुंह से एक लंबी आह निकल गई। कमाल है, इन चालाक लोमड़ियों ने मेरी चाल को पहले ही भांप लिया। झांग चोंग्युआन मगन होकर आंखें मूंदे अपनी चीनी खा रहे थे। मुझे आहें भरते देख उन्होंने कहा, क्या हुआ यानत्सी, तू ऐसे आहें क्यों भर रहा है? देख, महाराज और तेरे चाचा लोग हमारे परिवार को मुसीबत में नहीं देख सकते। उन्होंने सच्चे दिल से हमारी मदद की है। हमें तो खुश होना चाहिए, हमें उनका एहसान मानना चाहिए। मदद? क्या सच में वो लोग मदद करने आ रहे हैं? हाँ मदद, वो सब तो यहाँ मुनाफे में हिस्सा बौंटाने आ रहे हैं
और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो सब के सब बहुत रसूखदार हैं। ना मैं उनसे पंगा ले सकता हूँ और ना ही उनसे बच सकता हूँ। वैसे भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि महान तांग साम्राज्य की चीनी के बाजार पर सिर्फ जो गुओगोंग परिवार का ही कब्जा होगा। इसमें कितना भारी मुनाफा है यह सिर्फ मुझे ही पता है। अगर सच में हमने सब कुछ अकेले निगलने की हिम्मत की तो समझो जो गुओगोंग परिवार की मौत पक्की है। बाद के जमाने में शेन वानसान का अंत कैसे हुआ ये एक मिसाल है, क्योंकि अक्सर बकरे को हलाल करने से पहले खूब खिला पिलाकर मोटा किया जाता है। पिताजी, मैं सम्राट और बाकी सभी चाचाओं के इस एहसान को हमेशा याद रखूंगा। मैंने अभी अपनी बात खत्म ही की थी कि झांगफू घबराता हुआ अंदर दौड़ा आया और चिल्लाने लगा, मालिक, छोटे मालिक, गजब हो गया। मेरा तो गुस्से से चेहरा ही लाल हो गया। ये कैसा नौकर है मेरा? तेरा गजब हो गया, तेरे पूरे खानदान का गजब हो गया। मैंने आगे बढ़कर उसे एक लात रसीद की। कमीने नौकर, क्या छाती पीट कर रो रहा है? क्या गजब हो गया बे? ढंग से बात नहीं कर सकता क्या? झांगफू को जरा भी बुरा नहीं लगा, बल्कि उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे कह रहा हो, ये है मेरे असली छोटे मालिक। और बोला, छोटे मालिक चेंग और छोटे मालिक छिन हमारे दरवाजे पर मारपीट करते हुए आ गए हैं। मैं एकदम चौंक गया। मारपीट करते हुए आ गए? पिताजी, आपने तो कहा था ना कि चेंग याओजिन और छिन शुपाओ के साथ आपके अच्छे संबंध हैं। फिर इन दोनों नमूनों की हमारे जो गुओगोंग परिवार के सामने गुंडागर्दी करने की हिम्मत कैसे हुई? चल झांगफू, मेरे साथ चल, आज तो मैं उनकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। ये कहकर मैं झांगफू को साथ लेकर लोगों को लड़ने के लिए बुलाने ही वाला था। तभी झांग छोंग युआन ने मेज पर जोर से हाथ मारा और गुस्से से दहाड़े, बकवास बंद कर, कितनी बदतमीजी है। मैंने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा, ये तो बहुत बड़ी बदतमीजी है। दरबार में तो हमारी मदद के लिए पैसे भेजने की बात तय हुई थी और पीछे से अपने बेटों को हमारे घर मारपीट करने भेज दिया। लेकिन पिताजी, आप डरिए मत, मैं अभी कुछ लोगों को लेकर जाता हूँ और उन दोनों की अक्ल ठिकाने लगाता हूँ। झांग छोंग युआन अपनी जगह से उठे और मेरे पास आए और सीधे मेरे पिछवाड़े पर एक जोरदार लात मारी। बेवकूफ, बदतमीजी वो नहीं, तू कर रहा है। लात खाकर मैं हक्का बक्का रह गया। अरे, वो लोग हमारे घर पर मारपीट करने आए हैं और आप मुझे बदतमीज कह रहे हैं, ऊपर से मुझे ही लात मार रहे हैं। थू, तुझे ये सब बोलते हुए शर्म नहीं आती? ये सब तेरे ही किए धरे का नतीजा है। मैं थोड़ा चकरा गया। कुछ समझ नहीं आने पर मैंने पूछा, मेरे किए धरे का नतीजा? बूढ़े बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने क्या कर दिया? तब झांग छोंग युआन ने आग बबूला होते हुए कहा, तू भूल गया क्या कि इस पूरे छांग आन शहर में सिर्फ चेंग परिवार और छिन परिवार के ये दोनों लड़के ही तेरे पक्के जिगरी दोस्त हैं। तुम तीनों कमीनों ने आपस में ये कसम खाई थी कि जब भी एक दूसरे के घर जाओगे तो हमेशा दरवाजे पर मारपीट करते हुए ही अंदर घुसोगे। ये सुनते ही मैं तो धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा। ऐसा भी कुछ था क्या? कैसा सड़ा हुआ दिमाग था मेरे अंदर, किसी के घर जाने के लिए मारपीट का तरीका अपनाना। आखिर ये शरीर मार खाने के लिए कितना बेताब रहता था। ठीक है, अब जल्दी से जा और जाकर उनका स्वागत कर। पक्का तेरे चाचा चेंग और चाचा छिन ने ही इन दोनों को पैसे देने के लिए यहाँ भेजा होगा। झांग छोंग युआन ने सिरदर्द के मारे अपना माथा सहलाया। उन्हें लग रहा था कि अपनी घबराहट दूर करने के लिए उन्हें थोड़ी चीनी खानी पड़ेगी। सत्यानाश हो, भला पैसे देने के लिए भी कोई दूसरों के घर जाकर मारपीट करता है क्या? इस शरीर का पिछला मालिक आखिर कितना बड़ा बेवकूफ था। मैं घर से बाहर निकला और देखा कि रेशमी कपड़े पहने दो लोगों ने अभी हमारे घर के नौकरों को कूटकर सीधा किया है और अब मेरी तरफ देखकर पागलों की तरह मुस्कुरा रहे हैं। यांसी, मेरे छोटे भाई, तेरे इस बड़े भाई को तेरी बहुत याद आई। मैंने आवाज की तरफ देखा कि कौन बोल रहा है, तो देखा कि जो आदमी बोल रहा था उसने सिर पर एक लाल रंग का फूल लगाया हुआ था और उसका पूरा चेहरा घनी दाढ़ी से भरा हुआ था। उसे देखकर तो मुझे उल्टी ही आने वाली थी। अरे बाप रे, कहीं ये दाढ़ी वाली रूहुआ बहन तो नहीं? क्या तुम भी यहाँ टाइम ट्रेवल करके आ गई? रूहुआ दीदी, फूल लगाए उस दाढ़ी वाले आदमी ने सुनकर कहा। रूहुआ तो कोठे पर तुम्हारी वो छोटी सी महबूबा है। मैं तो तुम्हारा बड़ा भाई चेंग श्याओ हूँ और ये अपना तीसरा भाई छिन शुओ है। क्या तुम्हें याद नहीं? इस शरीर का मालिक कितना बड़ा बेवकूफ था यार। क्या बकवास पसंद थी उसकी। रूहुआ जैसी लड़की से चक्कर चला रहा था। यांची भाई, क्या तुम भूल गए? इस छांगान शहर में हम तीनों की दोस्ती सबसे पक्की है। हम तीनों ने न सिर्फ कसम खाकर भाईचारा निभाया है, बल्कि हमें छांगान शहर में अपना भौकाल भी तो जमाना है। बगल में खड़े उस छोटे से लड़के छिन शुओ ने कहा। ये सुनकर मेरा तो गालियां देने का मन कर रहा था। भाई बन गए तो क्या हुआ? भाई बन गए तो क्या किसी के घर में ऐसे ही घुसकर तोड़ फोड़ मचाओगे? क्या तुम लोग मारपीट करके अंदर घुसे हो? मैंने चिढ़ते हुए पूछा। ये सुनकर चेंग श्याओ ने उत्साह से कहा, मेरे प्यारे भाई, क्या तुमने अभी अपने बड़े भाई का जलवा नहीं देखा? मैंने तो अपने नौकरों की मदद भी नहीं ली। बस तुम्हारे घर के दरवाजे पर पहुंचते ही मैंने छिन शुओ के साथ मिलकर तुम्हारे पहरेदारों की जमकर कुटाई कर दी।
हम 2 थे और वो 5, फिर भी हम दोनों उन पर भारी पड़े। तुम ही बताओ, तुम्हारा भाई असली मर्द है कि नहीं? असली मर्द थी तो ऐसी की तैसी। ये बंदा पक्का हीरो बनने के चक्कर में पागल हो गया है। अगर इतनी ही खुजली है तो जाकर अपने घर के पहरेदारों को पीटो ना। मेरे घर के लोगों को पीटने का क्या तुक है? मैंने निशब्द होकर कहा। चेंग शाओ ने उलझन में कहा, यांची मेरे भाई, ये तो तुम्हारी गलत बात है। पहले तुमने ही तो कहा था कि जब भी हम तीनों एक दूसरे के घर जाएंगे तो कोई भी इत्तला नहीं करेगा, सीधे मारपीट करते हुए अंदर घुसेंगे। इससे पहले जब तुम मेरे और छिन शुओ के घर गए थे तो तुमने भी हमारे पहरेदारों की अच्छी खासी धुनाई की थी और फिर हमारे सामने बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी। इस बार जब सुना कि गन्ने खरीदने के लिए तुम्हें अपनी जमीनें बेचनी पड़ रही हैं, तो मैं और छिन शुओ खुद ही पैसे लेकर आ गए और सोचा कि इसी बहाने थोड़ी मारपीट करके मजा भी आ जाएगा। तो क्या अब तुम अपनी ही बात से मुकरना चाहते हो? चेंग शाओ ने मुझे घूरते हुए देखा। मैं बस फीकी सी हंसी हंसा। अरे तुम भी क्या बात कर रहे हो? क्या मैं झांग यांची इतना कंजूस इंसान हूँ? कुछ पहरेदार ही तो हैं, पिट गए तो पिट गए। मेरे पिताजी बैठक में इंतजार कर रहे हैं, चलो जल्दी से मेरे साथ चलो। झांग छोंगयुआन के बैठक में होने की बात सुनते ही उन दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। चेंग शाओ हकलाते हुए बोला, वो क्या है ना? मुझे अचानक से याद आया कि मेरा एक बहुत जरूरी काम बाकी है, मुझे अभी तुरंत निकलना होगा। ये मेरे और छिन शुओ की तरफ से पैसे हैं, दोनों के 10,000 सिक्के हैं। हमने इन्हें आंगन में रख दिया है, अब हम चलते हैं। बाद में हम छांगान के 3 बाग आराम से मिलेंगे। इतना कहकर उसने नौकरों से वो पैसे आंगन में फिकवा दिए और छिन शुओ को लेकर वहाँ से 9-2-11 हो गया। छांगान के 3 बाग, ये क्या बकवास है? मैंने पूरी तरह से चकराते हुए पूछा। तभी झांग फू ने धीमी आवाज में कहा, छांगान के 3 बाग मतलब पहला चेंग पागल, दूसरा झांग बेवकूफ और तीसरा छिन गधा। मैं वहीं के वहीं पत्थर बन गया। चेंग शाओ और छिन शुओ को चलता करने के बाद मैंने नौकरों से वो पैसे संभाल कर रखने को कहा और उदास मन से बैठक में झांग छोंगयुआन से मिलने चला गया। क्या वो दोनों नालायक भाग गए? हे छांगान के 3 बाग, तुम लोगों ने तो सच में नाम रोशन कर दिया। झांग छोंगयुआन ने तंज कसते हुए पूछा। मैंने दांत पीसते हुए कहा, पिताजी, मैं आइंदा उन दोनों पागलों के साथ कभी नहीं रहूंगा। मुझे डर है कि कहीं उनकी बेवकूफी की बीमारी मुझे भी ना लग जाए। जांग छोंग येवान ने झुंझलाते हुए कहा, तू ये क्यों नहीं कहता कि तूने ही उन दोनों को बीमारी लगाई है? इस बात ने तो मुझे जैसे 1 लाख का जबरदस्त डैमेज दे दिया। क्या ये सच में मेरा अपना बाप है? कोई अपने ही बेटे को ऐसे कैसे बोल सकता है? खैर छोड़ो, अब इस बात को जाने दो। मैं तुझसे कुछ पूछता हूँ, इस बार हमारी जमीन किसने खरीदी है जो इतनी जल्दी इतनी सारी जमीन निकल गया? जांग छोंग येवान ने अचानक सीधे बैठते हुए पूछा। मैंने जवाब दिया, शायद कह रहे थे कि कोई छुई परिवार और वांग परिवार है। मैंने भी ज्यादा पूछताछ नहीं की। जब मैंने देखा कि वो लोग सीधे पैसे निकाल रहे हैं तो बस मैंने जमीन उन्हें बेच दी। ये सुनकर झांग छोंग येवान ने अचरज से मुंह बनाते हुए थोड़ी जलन और अफसोस के साथ कहा, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये छिंग ह के छुई और थाई येवान के वांग होंगे। आखिर ये 1000 साल पुराने खानदान हैं, इनके पास दौलत की कोई कमी नहीं है। मैंने लापरवाही से कहा, अरे कैसा खानदान और क्या, आज उन्होंने हमारी जमीन खरीद ली है ना, लेकिन देखना 2 दिन बाद वो रोते हुए हमारे पास भीख मांगने आएंगे। जांग छोंग येवान को मेरी इस बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि उनका बेटा फिर से बेवकूफी भरी बातें कर रहा है। उन्होंने तुरंत बात पलटी और दोबारा मुझसे इस बारे में बात करने लगे कि गन्ने कैसे इकट्ठे करने हैं और चीनी कैसे बनानी है। इन सब बातों पर चर्चा करने के बाद उन्होंने ये पूरा काम मुझे सौंप दिया, क्योंकि बाद में उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बड़बड़ा रहा हूँ। फिर अगले कुछ दिनों में जो गोंग के परिवार द्वारा जमीन बेचकर गन्ने खरीदने की खबर पूरे छांग आन शहर में आग की तरह फैल गई। अरे तुमने सुना, जो गोंग का परिवार तो अपनी सारी जमीन बेच रहा है और बदले में कौड़ियों के भाव बिकने वाले ढेरों गन्ने खरीद लिए हैं। क्या जो गोंग इतने बेवकूफ हो गए हैं? जमीन बेचकर गन्ने खरीदना, ये तो घर बर्बाद करने वाले काम है। हाँ भाई, और क्या, मैंने तो खुद जांग नाम के उस बेवकूफ लड़के को देखा है, लोगों को साथ लेकर वेई नदी के घाट की तरफ जाते हुए। सुना है वहाँ 2 मालवाहक जहाज खड़े हैं जिन पर पूरी तरह से गन्ने लदे हुए हैं। पक्का वो लोग गन्ने ही लेने गए होंगे। जांग नाम का बेवकूफ, तुम किस बेवकूफ जांग की बात कर रहे हो? अरे वही जो गोंग के परिवार का बेवकूफ लड़का जांग। इस पूरे छांग आन शहर में उसके अलावा और किसे बेवकूफ जांग कहा जा सकता है? लेकिन मुझे छांग आन शहर की इन बकवास और फालतू बातों से रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं तो गन्ने इकट्ठे करने में बहुत बिजी था। वे नदी के घाट से गन्नों से भरे 2 जहाज उतरवाने के बाद मैंने उन गन्नों को छांग आन शहर के बाहर अपनी एक खाली पड़ी जागीर में पहुंचा दिया।
फिर मैंने चीनी पकाने के लिए कुछ औजार और जरूरी सामान खरीदा और जांग परिवार के खेतों से काम करने के लिए कुछ भरोसेमंद और ईमानदार नौजवानों और खाली बैठे लोगों को काम पर रख लिया। फिर मैंने इन लोगों को अलग अलग टीमों में बांट दिया। कुछ लोगों को गन्ने छीलने और काटने का काम सौंपा गया, तो कुछ लोगों को गन्ने का रस निकालने का और कुछ लोगों को रस पकाने और उसकी गंदगी साफ करने के काम पर लगा दिया। बस इसी तरह जो चीनी बनाने का तरीका 10-15 साल बाद आने वाला था, उसकी शुरुआत छांग आन शहर के बाहर एकदम चुपचाप हो गई। शहर के बाहर के सारे इंतजाम करने के बाद मैं झांग फू को लेकर अपने परिवार की पूर्वी बाजार वाली एक दुकान पर गया। वहाँ चल रहा सारा काम रोक दिया और उसे नए सिरे से सजाने का काम शुरू करवा दिया। कोई राशन पानी नहीं बिकेगा और कोई कपड़ा भी नहीं बिकेगा, ये सब बिल्कुल बंद। अब से इस दुकान पर सिर्फ और सिर्फ चीनी ही बेची जाएगी। 15 दिन बाद जब दुकान पूरी तरह से सजकर तैयार हो गई और शहर के बाहर वाले कारखाने में बनी चीनी की पहली खेप भी तैयार हो गई, तो मैं चीनी से भरी एक पूरी बैलगाड़ी लेकर अपनी दुकान पर पहुंचा। मेरा स्वागत करने के लिए वहाँ कोई और नहीं बल्कि मेरा पक्का चेला झांग फू खड़ा था। झांग फू मुझे दुकान के अंदर ले गया और एक अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये हमारी इस दुकान के मुनीम हैं, इनका नाम लू सोंग नियन है। अभी वे जो से वापस आए हैं। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा। आगे बढ़कर सिर झुकाते हुए बोला, आपका सेवक लू सोंगयान छोटे मालिक को प्रणाम करता है। मैंने बस एक नजर उसे देखा, अपना हाथ हिलाते हुए बड़े ही बेपरवाह अंदाज में कहा, अरे माफ करना मैनेजर लू, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैंने दुकान बंद करवा दी और इसे पूरी तरह से नया रूप दे दिया। बुरा मत मानना, लेकिन जरा देखो तो सही, तुम पहले कैसा कबाड़ बेचते थे। ये कपड़े और परचून का सामान, क्या ऐसी छोटी मोटी चीजें बेचकर कोई पैसे कमा सकता है भला? पूरे चांगान की सड़कों पर हर कोई यही सब तो बेच रहा है। तुम्हारी तो पारखी नजर ही नहीं है। तुम्हें कुछ ऐसा बेचना चाहिए जो बाजार में आसानी से न मिले, समझे या नहीं? ये सुनकर लू सोंगनियान का मन किया कि वो मेरे मुंह पर थूक दे। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसका अपना छोटा मालिक एक बिगड़ा हुआ रईस ज्यादा बनकर ऐश करने के बजाय अपनी ही दुकान में आकर ये सब तमाशा क्यों कर रहा है। छोटे मालिक बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अगर हम परचून का सामान नहीं बेचेंगे तो फिर क्या बेचेंगे भला? इतनी नायाब चीजें हमें मिलेंगी कहाँ से? लू सोंगनियान ने रोतलू सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया। मैंने बड़े ही घमंड के साथ अपने पीछे रखे बक्सों की तरफ इशारा किया और बोला, हम चीनी बेचेंगे, वही जिसे तुम लोग मिश्री कहते हो। लू सोंगनियान ये सुनकर सन्न रह गया। मिश्री बेचेंगे? लगता है बाजार की अफवाहें सच ही थीं कि उनका ये दूसरा छोटा मालिक सच में एक नंबर का बेवकूफ है। क्या इसे लगता है कि ये मिश्री कोई आम चावल है जो इतनी आसानी से कहीं भी मिल जाएगी? लू सोंगनियान आगे कुछ कहने ही वाला था, तभी उसने देखा कि मैंने लोगों को बक्से खोलने का इशारा कर दिया है। उसने जब आंखें फाड़कर अंदर देखा तो बक्सा छोटे छोटे सफेद और चमकीले टुकड़ों से भरा हुआ था। छोटे मालिक, क्या सच में यही मिश्री है? मेरा मतलब जिसे आप चीनी कह रहे हैं। मैंने मजदूरों से माल उतरवाते हुए कहा, इसे चीनी कहते हैं। अगर किसी ने भी इसे दोबारा मिश्री कहा ना तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। इतनी बढ़िया चीनी का तुम लोगों ने कैसा कबाड़ा नाम रख छोड़ा है, सुनकर ही मुझे उल्टी आने लगती है। और इधर लू सोंगनियान का दिमाग तो जैसे सुन पड़ गया था। ये सब क्या चल रहा था? वो बस एक चक्कर बाहर क्या लगाया, वापस आते ही उसे अपना धंधा ही बदलना पड़ रहा था। क्या कोई समझदार इंसान ऐसा करता है भला? छोटे मालिक, क्या ये वाकई में चीनी है? मुझे जहाँ तक याद है वो तो गहरे भूरे रंग की होती है ना, आपकी वाली तो एकदम बारीक और दूध जैसी सफेद है। ये तो बिल्कुल वैसी नहीं दिखती। लू सोंगनियान ने पूछा। ये सुनकर मैंने चिढ़ते हुए उसकी बात काटी और कहा, तुम्हारे पास इतने सारे सवाल कहाँ से आते हैं? क्या तुम कोई सवालों का पिटारा हो? मैंने कह दिया ना कि ये चीनी है तो मतलब चीनी है। अब जल्दी करो, मेरे लिए इस चीनी को दुकान के दरवाजे पर अच्छे से सजा दो। मुझे जल्दी से पैसे जो कमाने हैं। मैंने फिर से लू सोंगनियान को हुक्म दिया, जाओ तुरंत इंतजाम करो। हर आदमी चीनी की एक छोटी थैली अपने साथ लेगा और सड़क की एक दुकान पर जाएगा। हर दुकान पर एक चीनी का टुकड़ा देना और उनसे कहना कि हमारी दुकान में बेहतरीन क्वालिटी की मिश्री बिक रही है। सबने मेरी बात सुनी, लेकिन किसी ने कोई हलचल नहीं की। ये देखकर मेरा पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सब के सब बुत बनकर क्यों खड़े हो? क्या तुम लोगों ने मेरे लफ्ज नहीं सुने? क्या तुम सबका अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से दफा होने का इरादा है? तभी लू सोंगनियान ने बड़ी ही झिझक के साथ कहा, छोटे मालिक, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम आपकी बात नहीं मानना चाहते। बात बस इतनी सी है, क्या ये सफेद सी चीज सच में चीनी ही है? वो मिश्री इतनी नायाब चीज होती है कि उसे बड़े बड़े रईस और खुद महाराज भी रोज नहीं खा पाते, और आप यहाँ ये पूरी की पूरी बैलगाड़ी भरकर ले आए हैं और हमसे कह रहे हैं कि ये चीनी है। क्या ये बात थोड़ी सी? उसकी ये बात सुनते ही मुझे सब समझ आ गया।
तो मामला ये था कि मैंने अपनी इस चीनी को कुछ ज्यादा ही शानदार बना दिया था। इन बेवकूफों के लिए चीनी का मतलब आज भी बस वो काली सी मिश्री ही थी। लानत है, इसमें तुम्हारी क्या गलती? तुम लोग हो ही फटीचर। तुम जैसे लोग कभी भी नई चीजों को अपनाना ही नहीं चाहते। मुझे पता था कि ये बात समझाना नामुमकिन है, इसलिए मैंने सीधे और कड़क लहजे में कहा, अच्छा तो तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा ना? झांगफू ने तुरंत उन सबके मुंह में एक एक कैंडी ठूंस दी। इन गोवारों को भी तो पता चले कि असली कैंडी आयर होती क्या है। झांगफू ने तुरंत हुक्म माना और सबसे पहले लिू सोंग नियन का मुंह खोलकर इस बुड्ढे के मुंह में एक कैंडी डाल दी। उस वक्त लिू सोंग नियन ने मन ही मन फीकी हंसी हंसते हुए सोचा, गए काम से, अब तो मेरी जान ही निकल जाएगी। ओह, ये इतना मीठा कैसे हो सकता है? ये कैंडी तो गब की मीठी है। लिू सोंग नियन को लगा जैसे उसे अपनी पूरी जिंदगी में इतनी खुशी कभी नहीं मिली थी। ये मिठास, हाय, ये तो सीधा दिल में उतर रही है, एकदम मदहोश कर देने वाली। और देखते ही देखते इस गब की मिठास ने लिू सोंग नियन की आंखों में खुशी के आंसू ला दिए। वाह, मजा आ गया, ये कैंडी तो सच में बहुत मीठी है। मालिक, अब तो हम सच में अमीर होने वाले हैं। यह देखकर बाकी लोगों ने भी फटाफट अपने हाथों में रखी कैंडी मुंह में डाल ली और उसे चखने के बाद सबका रिएक्शन भी लिू सोंग नियन जैसा ही था। उनकी सारी सुस्ती और उदासी छूमंतर हो गई। सब जोश में आकर हाथ मलने लगे, जैसे मेरे लिए अपनी जान तक न्योछावर करने को तैयार हों। मैंने लिू सोंग नियन की तरफ देखकर कहा, तो अब यकीन हुआ? लिू सोंग नियन ने पूरी श्रद्धा से हाथ जोड़कर कहा, मालिक, आप तो सच में कोई चमत्कार हैं। ठीक है, अब ज्यादा मक्खन मत लगाओ, ऐसे भूत बनकर मत खड़े रहो। जल्दी जाओ, कैंडी बांटो और ग्राहकों को खींच कर लाओ। और अगर कोई तुम्हारी बात पर यकीन ना करे तो बिल्कुल वही तरीका आमाना जो मैंने अभी तुम पर आमाया है। सीधे उनके मुंह में एक कैंडी ठूंस देना, समझे मेरी बात? गालियाँ या मार खाने से बिल्कुल मत डरना। आगे धंधा तो ऐसे ही होता है ना, सेल्समैन बनने के लिए थोड़ी सी बेशर्मी तो दिखानी ही पड़ती है, तभी तो ग्राहक खिंचे चले आते हैं। सबको मेरी बात अच्छे से समझ आ गई ना? जी मालिक, बिल्कुल समझ आ गई। मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया। बस, मुझे यही जोश चाहिए था। सब कान खोलकर सुन लो, मैं हवा में तीर नहीं मार रहा। जिसने भी बढ़िया काम किया, इस महीने उन सबकी पगार बढ़ दी जाएगी। यह सुनते ही सबने हुक्म से आंखों पर लिया और कैंडी लेकर पूरी आक्रामकता के साथ चांग आन शहर की सड़कों पर उतर पड़े। वो बिल्कुल आज के माने के बीमा एजेंटों की तरह लग रहे थे। जब सबके सब ग्राहक पकने निकल गए तो मैं भय ही आराम से अपनी दुकान में लेट गया और ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। लेकिन इस बीच चांग आन शहर में तो जैसे कोई बवंडर ही आ गया था। अलग अलग दुकानों के मालिक 3-3, 5-5 के झुंड में किसी नौकर जैसे दिखने वाले आदमी के पीछे पागलों की तरह भाग रहे थे और भागते भागते चिल्ला रहे थे, अरे भाई, मजा आ गया। जल नजारा देखकर चांग आन शहर के आम लोग एकदम हक्के बक्के रह गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है, लेकिन अपनी भारी उत्सुकता के कारण वे लोग भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। और फिर शहर में गश्त लगा रहे शाही गार्ड्स तो यह सब देखकर बुरी तरह डर गए। उन्हें लगा जैसे शहर में कोई दंगा भड़क उठा हो। वे घबराकर अपने सैनिकों के साथ उस भी का पीछा करने लगे और जब वे आखिरकार वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह पूरी की पूरी भी एक दुकान के सामने जाकर खड़ी हो गई है। और इस वक्त बाहर हो रहे इस भारी शोर शराबे ने मेरी नींद उड़ा दी थी। मैंने जैसे ही बाहर झांका, मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि रेशमी कपड़े पहने हुए ढेर सारे लोग अपनी चमकती हुई आंखों से बस मुझे ही घूर रहे थे। तुम लोग क्या चाहते हो? मैंने थोड़ी डरी हुई आवाज में पूछा। तभी एक मोटा और अमीर सा दिखने वाला आदमी अपनी लाल आंखों के साथ बेचैनी से आगे आया और बोला, क्या यहाँ मालिक के पास बेचने के लिए वो घास मिश्री है? वही, एकदम बारीक और सजेद वाली। मैंने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए हामी भरी। हाँ, लेकिन क्या हुआ? क्या मालिक मुझे इस सफेद और चमचमाती मिश्री का एक और टुकड़ा चखने की इजाजत देंगे? पहले तो बहुत जल्दबाजी थी, इसलिए इस मिश्री का मजा अच्छे से नहीं ले पाया। मैंने उसे टोकते हुए कहा, मेरे यहाँ इसे मिश्री नहीं कहते, इसे चीनी कहना है, समझिए। उस अधेड़ उम्र के मोटे आदमी ने जल्दी हाँ में सिर हिलाया। क्या हम आपकी इस चीनी का एक और टुकड़ा चख सकते हैं? मैंने बड़ी बेपरवाही से अपना हाथ लहराया और झांगफू से चीनी की एक थाली लाने को कहा और सबसे पहले उस मोटे आदमी को एक टुकड़ा दिया, फिर बाकी लोगों को भी बांट दिया। मैंने देखा कि वो मोटा आदमी बड़ी ही सावधानी से चीनी के उस छोटे से टुकड़े को अपने हाथ में ऐसे पकड़े हुए था जैसे कोई बहुत कीमती खजाना मिल गया हो। काफी देर तक उसे बड़े गौर से देखने के बाद उसने बड़े प्यार से उसे उठाया और धीरे से अपने होंठों के पास ले जाकर अपनी जीभ बाहर निकाली और उसे चाटा। वाह, यही तो बात है, मजा ही आ गया। बाकी लोगों को जब चीनी मिली
तो उन्होंने भी उस मोटे आदमी की तरह ही बड़े मजे से अपने चारों ओर एकदम सन्नाटा था। बस मुंह चपचपाने की आवाजें गूंज रही थीं। उन्हें देखकर मुझे सच में घिन आ रही थी। यार, बस एक मिश्री की डली ही तो खा रहे हो तुम लोग। यार, बिल्कुल पागल हो क्या? सच में मुझे तो उल्टी जैसा महसूस होने लगा था। हाथ में रखी वो मिश्री पूरी खाने के बाद उस अधेड़ उम्र के मोटे आदमी को जाकर होश आया। उसे समझ आ गया था कि उसने अभी अभी अपना मजाक उड़वाया है, तो वो थोड़ा झेंपते हुए अजीब सा मुस्कुराया। तो जनाब, आप इसे बेचना कब शुरू कर रहे हैं? हम सब इसे खरीदना चाहते हैं। उस मोटे आदमी ने अपनी बात जारी रखी। आस पास खड़े लोग भी अपनी चमकती आंखों से अंदर की तरफ घूर रहे थे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, इतनी जल्दी भी क्या है? सब लोग आराम से लाइन में लग जाओ, एक एक करके आना, भरोसा रखो सबको मिलेगा। तभी उस मोटे आदमी ने जल्दबाजी में पूछा, जनाब, इस मिश्री की कीमत क्या होगी? मैंने 45 डिग्री पर आसमान की तरफ सिर उठाया और कहा, 1 तोले के, बस 200 सिक्के। उस मोटे आदमी ने हैरानी और खुशी से पूछा, दूध जैसी सफेद और इतनी बढ़िया मिश्री सिर्फ 200 सिक्कों में? यह कीमत सुनते ही आस पास खड़े लोगों के होश उड़ गए। सबके सब एकदम से जोश में आ गए और ऐसा लगा जैसे अभी टूट पड़ेंगे। इतनी बेहतरीन मिश्री बस 200 सिक्के प्रति तोला बिक रही थी। बेशक आम जनता के लिए ये कीमत अभी भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन अमीर और रसूखदार लोग तो इसे आराम से खरीद सकते थे ना। उन बड़े लोगों की नजरों में यह मिश्री सोने से भी ज्यादा कीमती जो थी। यह सुनते ही उस मोटे आदमी ने तुरंत चिल्लाकर कहा, मुझे 5 किलो दे दो। यह सुनकर मैंने बस अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक हाथ दे, दूसरे हाथ ले, पहले पैसे निकालो। उस मोटे आदमी ने तुरंत अपने पीछे खड़े एक नौकर को बुलाया, उसके हाथ से एक कपड़े की थैली ली और धड़ाम से उसे काउंटर पर रख दिया। ये लो, पूरे 10,000 सिक्के हैं इसमें। मैंने तुरंत अपने आदमियों से वो पैसे रखवा लिए और तौल कर उसे 5 किलो मिश्री दे दी। अपनी मिश्री मिलने के बाद उस मोटे आदमी की खुशी का ठिकाना नहीं था, तो वह बेताबी से भीड़ से बाहर निकल आया। आस पास के लोगों ने जब यह देखा तो वे सब भी उतावले हो गए। हर कोई चिल्ला कर शक्कर मांगने लगा। देखते ही देखते दुकान की सारी शक्कर पल भर में ही बिक गई। अभी लौटे लियू सोंग नियन ने जब यह नजारा देखा तो वह खुशी से कांप उठा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। इस गाड़ी में पूरे 500 जिन शक्कर थी। बस पलक झपकते ही सब बिक गई और इससे हमने 1000 गुआन कमा लिए। हम तो मालामाल हो गए। ये तो पैसे लूटने से भी ज्यादा तेज है। इस वक्त दुकान में मौजूद हर इंसान लगभग पागल हो चुका था, क्योंकि शक्कर खत्म हो गई थी। लियू सोंग नियन के दिमाग में अब बस एक ही बात चल रही थी, मालिक, माल खत्म हो गया है, जल्दी से कुछ और गाड़ियां भिजवाइए। मैं इस नजारे को अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ कर देख रहा था। मेरी मुस्कान तो कानों तक पहुंच गई थी। अपनी बनाई चीनी को इतनी तेजी से बिकते देख मुझे पूरी तरह से तसल्ली हो गई। मैंने तुरंत झांग फू को शहर के बाहर वाले फार्म हाउस से और चीनी लाने के लिए भेज दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि महान तांग साम्राज्य के लोगों को चीनी इतनी पसंद आएगी, पर सोचूं तो बात भी सही है। इससे पहले जब भी लोगों को कुछ मीठा खाने का मन होता था तो वे बस गन्ने का रस ही पीते थे। भला इतनी शुद्ध और साफ चीनी उन्हें कहाँ नसीब होती। हालांकि अभी दुकान की सारी चीनी बिक चुकी थी, लेकिन जिन्हें नहीं मिली वे लोग जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सबके सब लियू सोंगयन को घेर कर एडवांस बुकिंग करने लगे। बेचारा लियू सोंगयन काम के मारे बुरी तरह पिस रहा था। ग्राहकों की एक भी को विदा करने के बाद लियू सोंग नियन ने मुंह कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए गहरी श्रद्धा थी। इससे पहले तो उसे लग रहा था कि उसका मालिक सच में कोई बेवकूफ है। उसे लगा कि उसकी पीठ पीछे मैं उसी की दुकान में कुछ भी उठपटांग कर रहा हूँ। लेकिन अब पलक झपकते ही हमारी सारी चीनी हाथों हाथ बिक गई और अब हम स्टॉक खत्म होने का रोना रो रहे हैं। मालिक, आप तो सच में कोई चमत्कारी इंसान हैं। मैं ही अंधा था, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी जो मैं आपके हुनर को पहचान नहीं पाया। लियू सोंग नियन ने शर्मिंदा होते हुए कहा। मैंने भी बभी बेपरवाही से जवाब दिया, अरे मैनेजर लियू, आप भी क्या बात करते हैं? मुझ जैसे बेमिसाल और शानदार इंसान की आबियत तुम्हारी इन आम आंखों से कहाँ दिखने वाली थी। मेरी ये बातें सुनकर लियू सोंग नियन को जैसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके मालिक की सोच इतनी ऊंची है। उसने कहा, मालिक, अभी तो बस एक ही दिन हुआ है और हमारी सारी चीनी लुट गई। हमें जल्द से जल्द अपना प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। लियू सोंग नियन ने बिजनेस के नरिये से कहा। मैंने सिर पकते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं प्रोडक्शन बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन ये चीनी बनाने का सारा काम हाथों से होता है और हमें इसका रंग भी तो छिपा कर रखना है। एकदम से इतने सारे कारीगर कहाँ से तैयार कर लूं? इसमें अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। और ठीक उसी वक्त वुआन हेंग महल में सम्राट ली शी मिन ने झांग चोंग युआन को बुलवा भेजा था। साथ ही जांग सुनवू जी और गांग शुआन लिंग जैसे कुछ और खास मंत्री भी वहां मौजूद थे। जब उन्हें खबर मिली कि बिना बिके गन्ने की समस्या सुलझ गई है
और ड्यूको के परिवार ने बाहर के सही दाम पर आम जनता का कोई नुकसान किए बिना चांग आन शहर का सारा गन्ना खरीद लिया है। और इतना ही नहीं, वे दक्षिण में शियांग ओ जाकर भी गन्ना खरीद रहे हैं। यह सुनकर सम्राट ली शी मिन का दिल भर आया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जांग चोंग युआन गन्ने खरीदने के लिए सच में अपनी मीनें तक बेच देगा और ये सारा इनाम अपने सिर ले लेगा। पिछले कुछ दिनों से ली शी मिन को अपने गुप्तचरों से पता चल चुका था कि अब ड्यूको का परिवार पूरे चांग आन शहर में एक मजाक बनकर रह गया है। लोग कह रहे थे कि उनके घर में बेवकूफों की पूरी औज भरी पई है। होंग शेन, तुम्हें बहुत कष्ट सहना पा है, सम्राट ली शी मिन ने गहरी भावना से कहा। जांग चोंग युआन ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, महाराज, यह तो इस बूढ़े सेवक का घर था। गन्ने की यह मुसीबत मेरी ही एक भूल का नतीजा थी। आपने मुझ पर क्रोध नहीं किया, इसके लिए ही मैं आपका ताम्र आभारी हूँ। इसमें कष्ट कैसा महाराज। ये बातें सुनकर ली शी मिन के दिल को बच्चा सुकून मिला। आखिर एक सच्चा और वफादार मंत्री और किसे कहते हैं। ली शी मिन ने हाथ हिलाते हुए कहा, होंग शेन, अब तुम इतना भी विनम्र मत बनो। अगर इस बार तुमने भरे दरबार में ये ऐलान नहीं किया होता कि तुम अपनी मीन बेचकर गन्ना खरीदोगे और सारी जिम्मेदारी अपने सिर नहीं लेते, तो न जाने वो दरबारी मंत्री मुझे कैसे कैसे ताने मारते। एर, अब यहाँ कोई एर नहीं है। होंग शेन, बेझिझक होकर कहो, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए। ली शी मिन ने बड़े ही गुशनुमा अंदाज में पूछा। पास खड़े जांग, सुन वू जी और गांग शुआन लिंग ने भी हामी भरते हुए उनकी तारीफ की। ड्यूको सच में महान है। यह सुनकर झांग चोंग युआन घबरा गया। अरे नहीं महाराज, मैं इसके लायक नहीं। झांग चोंग युआन ने तुरंत इनाम लेने से मना कर दिया, पर मन ही मन वो सोच रहा था कि भाई, मैंने तो सच में अपनी सारी मीनें बेच दी हैं। सच कहूँ तो बस आपकी थोड़ी तारीफ सुनना चाहता था। मुझे खुद शर्म आ रही है। जमीन बेचकर गन्ने खरीदने की ये तरकीब मेरी नहीं, बल्कि मेरे बड़े बेटे की थी। झांग चोंग युआन ने थोड़ी नौटंकी करते हुए कहा। यह सुनकर ली शियामिन हैरान रह गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि होंगशेन ने अपने बेटे को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। अगर मुझे सही याद है तो तुम्हारे बेटे का नाम जांग येनजाओ है ना। पिछली बार जब मैं शाही अकादमी गया था तो मैंने कोंग यिंगदा को भी उसकी तारीफ करते सुना था। वाकई बहुत होनहार लड़का है। झांग चोंग युआन ने झिझकते हुए और शर्मिंदगी के साथ कहा, हुजूर, जमीन बेचकर गन्ने खरीदने का ये तरीका मेरे बड़े बेटे झांग येनजाओ ने नहीं बताया था, बल्कि ये तरकीब मेरे छोटे बेटे झांग येनसी की थी। यह सुनते ही चांग सुन वूजी और बाकी लोग जोर से हंस पड़े। हा हा हा, पफ, माफ कीजिएगा, मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया, क्षमा करें, मुझसे सच में रहा नहीं गया। चांग सुन वूजी ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। ली शियामिन ने पूरी तरह से चकराते हुए पूछा, छोटा बेटा येनसी, मैंने तो उसका नाम पहले कभी नहीं सुना। फूजी, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो। चांग सुन वूजी ने मुस्कुराते हुए झांग चोंग युआन की तरफ देखा। हुजूर, मैं जानता तो हूँ, पर मुझे कहने की हिम्मत नहीं हो रही। मुझे डर है कि कहीं झौ के सेनापति मुझ पर भड़क न जाएं। झांग चोंग युआन का उस वक्त चांग सुन वूजी को एक जोरदार लात मारने का मन कर रहा था। पक्का बूढ़ा लोमड़ है ये। जब तूने इतनी बात बोल ही दी है तो क्या अब मैं तुझे बोलने से रोक सकता हूँ। देख नहीं रहे हो कि सम्राट इस बात को जानने के लिए कितने उत्सुक हैं। क्या इसके पीछे भी कोई गहरा राज है। होंगशेन, जरा फूजी को बताने तो दो, मैं भी तो सुनूं। ली शियामिन मजे लेते हुए बोले, मानो उन्हें इस ड्रामे में बड़ा मजा आ रहा हो। सेनापति झाओ, आप बेझिझक कह सकते हैं। यह सुनकर झांग चोंग युआन का चेहरा उतर गया। उसने चांग सुन वूजी को घूर कर देखा और मन ही मन में उसे एक नंबर का बेशरम कहा। फिर चांग सुन वूजी ने मजे लेते हुए कहा, हुजूर, क्या आपने कभी चंगान के 3 शेरों के बारे में सुना है। ली शियामिन कुछ पल के लिए ठिठके। हाँ, मैंने शाही रक्षकों से इसके बारे में सुना तो है। वो तो चंगान के 3 बिगड़े हुए नवाबजादे हैं ना। पर इसका होंगशेन के छोटे बेटे झांग येनसी से क्या लेना देना। बिल्कुल सही कहा आपने, मैंने सुना है। चंगान के 3 शेरों में से पहला शेर है चैंग, जिसे सब महा पागल कहते हैं। दूसरा शेर है झांग, जिसे सब महा मूर्ख कहते हैं। और तीसरा शेर है चिन, जो 1 नंबर का गधा है। और हुजूर, ये जो झांग महा मूर्ख है ना, ये और कोई नहीं बल्कि सेनापति झौ का छोटा बेटा ही है, झांग येनसी। चांग सुन वूजी ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, जिससे उसका चेहरा पूरा लाल पड़ गया था। ली शियामिन भी जोर से हंस पड़े। उन्होंने अभी तो झांग चोंग युआन की अपने बेटे को अच्छे संस्कार देने के लिए तारीफ की थी, और तभी अचानक से इस महामूर्ख झांग का नाम सामने आ गया। कोई हैरानी की बात नहीं कि हमेशा समझदारी से काम लेने वाले झांग चोंग युआन ने इस बार जमीन बेचकर गन्ने खरीदने जैसी बेवकूफी कर दी। असल में ये सब उसी के उस महा मूर्ख बेटे का किया धरा है। होंगशेन, तुमने बहुत जल्दबाजी कर दी। तुम एक मूर्ख की बातों में कैसे आ सकते हो। माना कि वो तुम्हारा बेटा है, फिर भी तुम्हें उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। अब भले ही गन्ने की समस्या सुलझ गई हो,
लेकिन तुम्हारे परिवार को इस कगार पर पहुंचा देख मुझे सच में बहुत अफसोस हो रहा है। छांग चोंगयुआन शर्मिंदगी और गुस्से से तिलमिला गया। कैसे लोग हैं ये सब? आपको क्या लगता है कि मैं अपनी मर्जी से अपनी जमीन बेचना चाहता था? ये तो महज इसलिए था क्योंकि आप यानी हमारे सम्राट खुद कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे। मुझ बेचारे झांग के पास और कोई चारा ही नहीं था, तभी मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि राजा और मंत्री सब मिलकर मेरा ऐसे मजाक उड़ाएंगे। लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था जब मेरे ही घर में ऐसा महा मूर्ख पैदा हो गया। तो इसमें किसकी गलती है? ठीक है, हंस लो सब, लेकिन मुझे अपने हिस्से की वाहवाही तो बटोरनी ही पड़ेगी ना। छांग चोंगयुआन ने मन ही मन सोचते हुए फिर कहा, महाराज जहांपनाह, मेरा छोटा बेटा वैसे तो थोड़ा नासमझ है, लेकिन मुझे लगता है इस बार उसने बिल्कुल सही किया। सच कहूँ तो जब मैंने शुरू में देखा कि गन्ने बिक नहीं रहे हैं तो मेरे भी होश हो गए थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं बस यही सोच रहा था कि दरबार और आपसे मदद मांग लूं। लेकिन जब मेरे नालायक बेटे ने यह बात सुनी तो उसने मुझे फौरन रोक दिया। उसने कहा कि यह मेरी गलती की वजह से हुआ है, जिससे अवाम का इतना भारी नुकसान हो रहा है, इसलिए मुझे खुद ही इसका हल निकालना चाहिए। हम इसके लिए हुजूर और दरबार के पास कैसे जा सकते हैं? क्या इसे हुजूर की परेशानी कम करना कहते हैं? यह तो हुजूर की परेशानी बाना हुआ ना। फिर उसने कहा कि चाहे हमारे परिवार को अपनी मीन जायदाद ही क्यों न बेचनी पिए, हमें अवाम की इस मुसीबत को दूर करना ही होगा। उसकी बात सुनकर मैंने बहुत सोचा और मुझे लगा कि मेरा बेटा सही कह रहा है। इसीलिए मैं अपनी मीन बेचकर गन्ने खरीदने के लिए तैयार हुआ, ताकि आपकी परेशानी कुछ कम कर सकूं। शुरू में तो सम्राट को झांग चोंगयुआन पर हंसी आ रही थी, लेकिन उसकी आगे की बातें सुनकर उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वो बहुत भावुक हो गए और उन्हें खुद पर शर्मिंदगी भी महसूस हुई। किसी ने नहीं सोचा था कि एक नासमझ लड़के की सोच इतनी गहरी हो सकती है। असली मायने में यही देश का सच्चा सेवक है। फरमान जारी किया जाए। झांग यांसी स्वभाव से नेक और दयालु है और देश के प्रति पूरी तरह वफादार है। इसलिए अब से झांग यांसी को श्यान नान की उपाधि से नवाजा जाता है और उन्हें 501 की पुश्तैनी मीन और 300 घरों की जागीर दी जाती है। यह सुनकर बाकी सभी मंत्री एकदम सन्न रह गए। अरे यह क्या हो रहा है? इतनी आसानी से उपाधि मिल गई, माना कि यह सिर्फ एक छोटी सी उपाधि है, लेकिन है तो शाही उपाधि ना। इस बुए झांग की तो किस्मत चमक गई यार। घर का एक बेवकूफ लड़का, उसे भी शाही उपाधि मिल गई। तभी मंत्री फांग शुआनलिंग आगे आए और सिर झुकाकर बोले, महाराज क्या यह फैसला थोड़ी जल्दबाजी में नहीं लिया गया? सम्राट ने तुरंत जवाब दिया, शुआनलिंग, जब एक नासमझ लड़का भी देश के प्रति अपनी वफादारी और जिम्मेदारी को समझ सकता है तो फिर एक छोटी सी उपाधि देने में क्या हर्ज है? अब फांग शुआनलिंग के पास भी कहने को कुछ नहीं बचा था। बस यही कहा जा सकता है कि झांग परिवार ने सम्राट का दिल जीत लिया है। छांग चोंगयुआन की आंखें अब तक भर आई थीं। उसने भावुक होकर जोर से कहा, मैं अपने नालायक बेटे की ओर से महाराज के इस भारी एहसान का शुक्रगुजार हूँ। माँ आ गया। मीन बेचकर शाही उपाधि मिल गई। सच में कोई घाटे का सौदा नहीं रहा। जब सिपाही सम्राट का फरमान लेकर चले गए तो सम्राट ने झांग चोंगयुआन और फांग शुआनलिंग के साथ देश के बाकी अहम मुद्दों पर चर्चा शुरू कर दी। और दूसरी तरफ मैं अभी घर लौटा था और नौकरों को खाने के कमरे में पैसे रखने का निर्देश दे रहा था। जी हाँ, पैसों का अंबार। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह चीनी चांग आन शहर में इस कदर बिकेगी और इतना भारी मुनाफा देगी। यह तो सीधा पैसे छापना हो गया। लेकिन क्या करें, यहाँ के लोगों को चीनी इतनी पसंद जो है। अब मैं अमीर नहीं बनूंगा तो और कौन बनेगा? हम पैसे रख ही रहे थे कि तभी मेरा नौकर झांगफू घबराता हुआ अंदर भागा और चिल्लाया, छोटे मालिक, गप हो गया, बहुत बही गप हो गई। महल से। अरे यार, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। यह बेवकूफ नौकर अकल कब लगाएगा? जब भी कुछ होता है ऐसे ही पागलों की तरह बर्ताव करता है। मैंने तुरंत उठकर उसे एक ओरदार लात रसीद की और बोला, पागल हो गया है क्या तू? दिन दहाड़ ऐसे क्यों रो रहा है? ढंग से बात नहीं कर सकता क्या? महल से क्या हुआ? महल से लोग आए हैं। मैंने कहा, अरे आने दो जो आ रहा है, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? महल से लोग आए हैं तो क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पिताजी ने महाराज को नाराज कर दिया और महाराज ने उन्हें टपका दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बूढ़े झांग का बुलावा इतनी जल्दी नहीं आ सकता। मेरी ये बात सुनकर झांगफू ने अपनी आंखें घुमा ली और कहा, अगर मालिक ने आपको ऐसा कहते सुन लिया ना तो वो आपकी इतनी धुनाई करेंगे कि आप मेरा मारना भूल जाओगे। फिर उसने जल्दी से अपनी बात सुधारते हुए कहा, छोटे मालिक, महल से लोग आए हैं। वो कह रहे हैं कि कोई शाही फरमान है और वो फरमान आपके लिए है। मैंने सोचा, मेरे लिए? असंभव। कहीं मेरे पिताजी मुझे अपनी ढाल तो नहीं बना रहे? मैंने बुदबुदाते हुए कहा। तभी हमारे पुराने मुनीम झांग लुआन ने ये शोर शराबा सुन लिया।
और फौरन मुख्य दरवाजा खोलकर उन लोगों को अंदर ले आए। मैंने देखा कि एक गोरे चेहरे वाला बिना मूंछों का आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और पूछने लगा, क्या तुम ही झांग यांसी हो? महाराज का शाही फरमान आया है, घुटनों के बल बैठो और इसे स्वीकार करो। उसी वक्त मुनीम झांग लुआन ने जल्दी से नौकरों को शाही फरमान लेने की पूरी तैयारी करने को कहा। जब सब कुछ तैयार हो गया तो उस गोरे चेहरे वाले किन्नर ने अपने हाथों में थमा शाही फरमान खोला और उसे जोर से पढ़ने लगा। स्वर्ग की इच्छा से ड्यूक जो के इकलौते बेटे झांग यांसी ने देश के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा और वफादारी दिखाते हुए देश के संकट को दूर करने के लिए अपने पिता को जमीन बेचने के लिए राजी किया है। हालांकि सुनने में आया है कि उसका स्वभाव थोड़ा बुद्धू और नासमझ किस्म का है, फिर भी उसने देश की चिंता की है। ऐसे में उसे एक जागीरदार की उपाधि देने में क्या हर्ज है, इसलिए उसे काउंटी बैरन की उपाधि से सम्मानित किया जाता है और बुद्धूपुर गांव उसकी जागीर होगी। उसे 300 घरों का राजस्व और बुद्धूपुर में 500 एकड़ पुश्तैनी जमीन दी जाती है। आदेश समाप्त है। मुझे नवाब की उपाधि मिल गई, लेकिन ये बुद्धूपुर आखिर क्या बला है? क्या सिर्फ थोड़ी सी जमीन बेचने पर किसी को बैरन बना दिया जाता है? ये सब सुनकर मेरा तो दिमाग ही सुन्न हो गया था। इतनी आसानी से उपाधि मिल गई और मैं इस अजीब से बुद्धूपुर का बैरन बन गया। ये सच में थोड़ी शर्मिंदगी वाली बात थी। माना कि ये बैरन नवाबों में सबसे निचले दर्जे की उपाधि होती है, लेकिन फिर भी ये महाराज के द्वारा दी गई एक असली शाही उपाधि है। भाई, सीधे 5वें दर्जे का अधिकारी। चंगान के अमीरजादों की नई पीढ़ी में मैं ऐसा पहला इंसान बन गया था। आपको पता होना चाहिए कि दा तांग साम्राज्य में भले ही बहुत से नवाब हैं, लेकिन शाही उपाधि हासिल करने के और नवाब बनने के केवल 2 ही रास्ते होते हैं। या तो आप जंग में कुछ बड़ा काम करो, या फिर वो आपको खानदानी तौर पर मिले। मेरे पिताजी की ये ड्यूक जो की उपाधि जांग चोंग युआन ने महाराज के साथ आग और खून के दरिया पार करके कमाई थी, लेकिन अब साम्राज्य ने तुर्कों को बुरी तरह हरा दिया था और फिलहाल कोई युद्ध भी नहीं हो रहा था, इसलिए सेना में बहादुरी दिखाने के मौके बहुत कम थे। और रही बात खानदानी उपाधि की, तो वो बहुत आसान और स्पष्ट है। बस इतना समझ लो कि जब आपके नवाब पिताजी दुनिया से विदा ले लें, तो अगर आप उनके सबसे बड़े और असली वारिस हो तो वो उपाधि आपको मिल जाएगी। लेकिन याद रहे, ये सिर्फ सबसे बड़े बेटे को ही मिलती है, बाकी के बच्चे तो इसका सपना देखना ही छोड़ दें। इसीलिए आज चंगान के सारे अमीरजादे बस अपने बाप की कमाई पर पल रहे हैं। लेकिन अब बात अलग है, मुझे अपनी खुद की उपाधि मिल गई है, और वो भी जमीन बेचने और गन्ने उगाने की वजह से। मुझे लग रहा है कि अब मैं आखिरकार अपना सिर गर्व से ऊंचा कर सकता हूँ। आपको तो पता ही है, पूरा चंगान शहर मुझे एक नंबर का बेवकूफ मानता था और जमीन बेचकर गन्ने उगाने के लिए मेरा मजाक उड़ाता था। लेकिन महाराज ने चंगान के उन सभी लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ा है जो हमारे ड्यूक जो परिवार पर हंसते थे। और वो तमाचा भी कैसा? चटाक चटाक, एकदम करारा। वो शाही फरमान अपने हाथों में लेने के बाद मेरा दिल ऐसा झूम रहा था जैसे मैंने ढेर सारा मीठा शहद खा लिया हो। उफ, क्या मीठा एहसास था। फिर वो गोरा किन्नर हंसता हुआ आगे आया, हाथ जोड़कर बोला, बधाई हो बुद्धू बैरन साहब। और ये सुनते ही मेरा चेहरा एकदम काला पड़ गया और मन ही मन सोच रहा था, कहीं यह लियर मुझसे कोई दुश्मनी तो नहीं निकाल रहा। उपाधि देनी थी तो ठीक है, पर क्या मुझे किसी अच्छी जगह का नाम नहीं दे सकता था? ये हर लंगतून यानी बेवकूफों का गांव कैसा नाम है, मेरे रुतबे से बिल्कुल मेल नहीं खाता। ये हर लंगतून शान नान है। मेरे इस शाही खिताब में से कोई भी शब्द कम मत करो, वरना सावधान रहना, मैं महाराज से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा और तुम पर मानहानि का आरोप लगा दूंगा। यह सुनकर वह शाही सेवक बहुत शर्मिंदा हुआ। सोचने लगा, यह बेवकूफ तो बहुत ही छोटी सोच वाला है। तभी बूढ़े मुनीम झांगलू आन ने बीच बचाव करते हुए जल्दी से कहा, छोटे मालिक, 1-2 शब्द कम या ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है तो आप शान नान ही ना। महल से आए शाही दूध से बहस मत कीजिए। मैंने भी सोचा कि बात तो सही है, मुझे एक खोजे के मुंह नहीं लगना चाहिए। बेचारे के पास वैसे ही सब कुछ सलामत नहीं है, उसके साथ इतनी सख्ती बरतना थोड़ा जुर्म होगा। मैंने सुना है कि ऐसे लोगों का दिमाग जल्दी खिसक जाता है, ऐसे लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं। मेरा रवैया तुरंत 180 डिग्री बदल गया। मेरी थोड़ी सी मक्खनबाजी से ही वह शाही सेवक खुशी से 7वें आसमान पर पहुंच गया। यह कहकर मैंने खुद उसका हाथ पकड़ा और अंदर चाय पीने के लिए ले जाने लगा, लेकिन उसका ध्यान चाय पर कहाँ था। वह तो इंतजार कर रहा था कि मैं उसे कोई भारी भरकम इनाम दूं। अंदर आते वक्त उसने सब कुछ साफ साफ देखा था। अभी यह हर लंगशियान नान अपने नौकरों को पैसे ले जाने का हुक्म दे रहा था। जब मैं अंदर आया तो देखा कि आपकी हवेली में काफी चहल पहल है। लगता है कोई सामान यहाँ से वहाँ ले जाया जा रहा है। मैंने बेपरवाही से कहा, अरे बस कुछ तांबे के सिक्के हैं। मुझे लगा आप जैसे शाही दूत को इन पैसों से कोई लगाव नहीं होगा।
गोरे चेहरे वाले उस सेवक ने यह सुना तो हाथ मलते हुए मन ही मन बोला, अरे मुझे तो इन पैसों से बहुत ज्यादा लगाव है, आप जल्दी से वो पैसे मेरे मुंह पर मारिए ना। शाही फरमान लाने में बहुत मेहनत लगती है। उसकी इस हरकत को देखकर मैं तुरंत समझ गया, अच्छा तो यह मुझसे अपनी टिप मांग रहा है, लेकिन मैं इसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। मजाक चल रहा है क्या? मैंने वो पैसे बड़ी मेहनत से कमाए हैं, और वैसे भी क्या इन सिक्कों में मेरी शक्कर जैसी महक है? इसलिए मैं चिल्लाया, झांग फू, ओ उल्लू के पट्टे, जल्दी से आकर शाही दूध के लिए थोड़ी शक्कर क्यों नहीं लाते? देखते नहीं दूध यहाँ कब से इंतजार कर रहे हैं। वह गोरा सेवक हक्का बक्का रह गया। क्या शक्कर? कहीं इसका मतलब मामूली शक्कर तो नहीं, जो के ड्यूक की इतनी बड़ी हवेली। डॉट कहीं ये हर लंगशान नान मुझे मामूली शक्कर देकर टरकाने की तो नहीं सोच रहा। वह यह सोच ही रहा था कि झांगफू नाम का नौकर एक छोटी सी थैली लेकर मेरे पास आया। मैंने उसे लिया और सीधे उस शाही सेवक के हाथों में थमा दिया। मुझे लगा कि आप जैसे ऊंचे और नेक इंसान को उन पैसों का मोह नहीं होगा। हमारी इस जो हवेली में और तो कुछ खास नहीं है, बस इसी शक्कर से मैं अपना आभार जताना चाहता हूँ। उस गोरे सेवक ने थैली ले ली। यह तो सच में मुझे मामूली शक्कर थमाकर टरका रहा है। उसने मुंह सड़ाते हुए जवाब दिया, तो फिर लंगशान नान का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ। लेकिन मैंने उसे रास्ते में रोकते हुए कहा, दूत महोदय जरा रुकिए, कृपया यह 100 जिन शक्कर भी अपने साथ लेते जाइए। यह मुझ काउंटी बैरन की ओर से सम्राट के लिए एक भेंट है। उनकी कृपा और मुझ पर विश्वास जताने के लिए यह मेरा आभार है। यह सुनकर उस गोरे चेहरे वाले शाही सेवक को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आया। कितना बड़ा बेवकूफ है ये काउंटी बैरन, सच में एकदम गोवार है। मुझे ये चीनी थमा कर टाल रहा है। चलो वो तो ठीक है, लेकिन अब ये सम्राट को भी इसी से टालने की जुर्रत कर रहा है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो फिर मैं आपकी ये भेंट स्वीकार करता हूँ। अब मुझे इजाजत दें। यह कहकर उसने लोगों से एक 100 जिन चीनी उठवाई और सम्राट को सौंपने के लिए महल वापस लौट गया। मैं उसे जाते हुए देखता रहा और मन ही मन हैरान था। लगता है कि शारीरिक रूप से अपूर्ण लोगों की मानसिकता सच में थोड़ी अजीब होती है। मैंने उसे इतनी कीमती भेंट दी और इस शाही सेवक ने एक बार धन्यवाद तक नहीं कहा। सच में बिल्कुल भी तमीज नहीं है। उस गोरे शाही सेवक के जाने के बाद जो स्टेट ड्यूक के महल में मेरे काउंटी बैरन बनने का जश्न शुरू हो गया। पूरी हवेली जश्न में डूबी थी और उधर लीशी मिन अपने महल में लौट चुके थे। रंग बिरंगे फीनिक्स वाले शाही लिबास में सजी एक बेहद खूबसूरत रानी उनके साथ बैठी बातें कर रही थी। एयर लांग, राजकाज संभालते संभालते आप थक गए होंगे ना। मैंने अभी आपके लिए मिश्री का यह मीठा रस तैयार किया है, इसे गर्मा गर्म ही पी लीजिए। शाही लिबास पहने उस सुंदरी ने कहा। लीशी मिन ने बड़े ही प्यार से उस सुंदरी की आंखों में देखा और कहा, गुआन यिन बी, ये छोटे मोटे काम तो नौकर चाकर भी कर सकते हैं, तुम्हें खुद अपने हाथों से यह सब करने की क्या जरूरत थी। शाही लिबास पहने यह सुंदरी कोई और नहीं बल्कि इतिहास की मशहूर महारानी जांग सुन थी। महारानी ने उनकी बात सुनकर एक प्यारी सी मुस्कान दी। आप दिन भर राज काज के कामों में इतने उलझे रहते हैं, मैं उन कामों में तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, तो आपके लिए थोड़ा मीठा रस बनाने में मेरा क्या जाता है। सुना है कि यह खास मिश्री पश्चिमी देशों से नजराने के तौर पर अभी आई है और मेरे एयर लांग को मीठा बहुत पसंद है। जल्दी से इसे चख कर देखिए। लीशी मिन ने उस काले से रंग वाले रस का प्याला उठाया और बड़े मजे से उसे पीने लगे। वो अभी पी ही रहे थे कि तभी एक गोरे चेहरे वाला किन्नर अंदर आया और सिर झुकाकर बोला, हुजूर यह गुलाम अपना काम पूरा करके लौट आया है, ठीक है तुम जा सकते हो। उस काले से मिश्री के रस के साथ घूंट पीने के बाद लीशी मिन ने कहा। वह किन्नर वहीं खड़ा रहा और बोला, जहाँ अपना जब मैं ड्यूक जो की हवेली में एयरलिंगटन के बैरन को आपका फरमान सुनाने गया, तो जैसे ही उन्हें पता चला कि हुजूर ने उन्हें बैरन की उपाधि से नवाजा है, वो खुशी से फूले नहीं समाये और उन्होंने खास तौर पर आपके लिए इस गुलाम के हाथों कुछ तोहफे भिजवाए हैं। लीशी मिन ने अपनी महारानी की तरफ देखकर कहा, गुआन यिन बी, सब कहते हैं कि यह एयरलिंग बैरन सच में एक नंबर का बावला है, लेकिन मुझे तो लगता है कि उसका यह बावलापन बहुत अच्छा है। इसी बावले ने ड्यूक जो से उनकी जमीन बिकवा दी और गन्नों की रुकी हुई बिक्री का सारा मसला ही सुलझा दिया। अगर हमारे महान तांग साम्राज्य में ऐसे कुछ और बावले होते तो यह हमारे तांग साम्राज्य के लिए एक बड़ा वरदान होता। महारानी झांग यह सुनकर थोड़ी शर्म से लाल हो गईं। वो मन ही मन सोचने लगीं कि उनके एयर लांग को ये क्या हो गया है। उन्हें सम्राट बने कई साल बीत चुके हैं, फिर भी वो इतनी बचकानी बातें करते हैं। पता नहीं यह एयरलिंग बैरन आपके लिए क्या तोहफा लाया है। वांग जिन जल्दी से वो तोहफा यहाँ लाओ, मैं देखना चाहता हूँ। लीशी मिन ने बड़े ही अच्छे मूड में कहा। वांग जिन ने तुरंत लोगों को आवाज दी और झांग यान सी की भेजी हुई चीनी वहाँ उठवा ली। जहाँ अपना यही वो तोहफा है जो एयरलिंग बैरन ने आपके लिए भेजा है।
उसने कहा था कि यह चीनी है। मुझे लगा शायद यह जौ से बनी कोई मिठाई वगैरह होगी, लेकिन यह देखने में वैसा कुछ नहीं लग रहा और इसका वजन भी बहुत ज्यादा है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि ये आखिर है क्या चीज। वांग जिन ने दबे स्वर में मेरे बारे में जहर उगला। साफ दिख रहा था कि मैंने उसे जो इनाम या टिप नहीं दी थी, उसका खुन्नस वो अब भी पाल कर बैठा था। ली शी मिन ने तुरंत सिपाहियों को उसे खोलने का हुक्म दिया और जैसे ही बोरी खोली उसमें एकदम सफेद रंग के बारीक दाने भरे हुए थे। ये क्या चीज है? वांग जिन ने घबराते हुए तुरंत जवाब दिया। एयरलिंग बैरन ने तो कहा था कि इसे चीनी कहते हैं। उसी वक्त महारानी झांग सुन भी आगे आई और उन्होंने उसमें झांक कर देखा और बड़ी ही कोमलता से बोली, यह चीज तो जेड पत्थर की तरह एकदम सफेद और बारीक है, लेकिन किसी पत्थर की तरह सख्त भी है। मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं देखी। ली शी मिन पल भर के लिए हैरान हुए और फिर अचानक उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये क्या बकवास है? वांग जिन ने जैसे ही सम्राट को आग बबूला होते देखा, वो मन ही मन दुष्टता से मुस्कुराया। एयरलिंग बैरन, अब तो तुम्हारा खेल खत्म। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम जहांपनाह को पत्थरों के नाम पर धोखा दो। तभी ली शी मिन के गुस्से से भरी गड़गड़ाती आवाज गूंजी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ड्यूक जू की हवेली इतने बुरे और कंगाली के दौर से गुजर रही है। यह सब मेरी ही गलती है। जब सम्राट गुस्से में होते हैं तो क्या उन्हें अपना गुस्सा उतारने के लिए कोई नहीं मिलना चाहिए? लेकिन यहाँ तो नजारा कुछ अजीब ही लग रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि ली शी मिन अचानक मुड़ेंगे और वांग जिन के गाल पर चटाक से एक जोरदार थप्पड़ जड़ देंगे। फिर उन्होंने बेहद ठंडे स्वर में कहा, अगर अगली बार ऐसा हुआ तो तुम्हारी टोंगे तोड़ दूंगा। वांग जिन इस समय बुरी तरह डरा हुआ था। वह सहमा हुआ तुरंत वहाँ से पीछे हट गया और ठीक उसी समय अचानक एक सेवक ने आकर सूचना दी कि राजकुमार मिलने आए हैं। ली शीमिन ने अपने गुस्से पर काबू किया और खुद को शांत किया और सिर हिलाकर राजकुमार को अंदर आने का इशारा किया। तभी राजकुमार ली चेंकियान बेहद खुशी से झूमते हुए अंदर आते ही चिल्लाए, पिताजी, माताजी, मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन चीज है जो मैं आप दोनों को दिखाना चाहता हूँ। ली शीमिन ने जैसे ही ली चेंकियान को इस तरह देखा तो ज्यादातर पिताओं की तरह ही उन्होंने तुरंत अपना मुंह सिकोड़ लिया और डांटते हुए कहा, क्या ये उछल कूद लगा रखी है? यह कैसा बर्ताव है? ली चेंकियान तुरंत ऐसे सहम गया जैसे चूहे ने बिल्ली को देख लिया हो। महारानी झांगसुन से यह देखा नहीं गया तो उन्होंने बात को संभालते हुए जल्दी से पूछा, अभी मैंने सुना कि तुम्हारे पास अपने पिता और मेरे लिए देखने के लिए कोई बहुत अच्छी चीज है। भला वो क्या चीज है? ली चेंकियान का दिल अभी भी एक बच्चे जैसा ही था। यह सुनते ही वह तुरंत फिर से खुश हो गया और जोर से बोला, पिताजी, माताजी, शायद आप लोग अभी तक नहीं जानते होंगे, आज मुझे पता चला है कि चांगान शहर में एक बेहद कीमती और मशहूर मिश्री आई है। मुझे पता है कि आप दोनों को यह खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने खास तौर पर लोगों को भेजकर थोड़ी सी मिश्री मंगवाई है ताकि आप दोनों इसे चख सकें। यह कहते हुए ली चेंकियान ने अपनी जेब से एक छोटी सी रेशमी थैली निकाली और उसमें से कुछ टुकड़े बाहर निकाले। ली शीमिन और महारानी झांगसुन ने जैसे ही उसे देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये चीज देखी सी क्यों लग रही है? तुम जिस मिश्री की बात कर रहे हो, क्या वो यही चीज है? ली शीमिन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। ली चेंकियान हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी इतनी मुश्किल से खरीदी गई बेहतरीन मिश्री देखकर पिताजी पहले तो बहुत खुश होते थे, लेकिन इस बार मामला कुछ गड़बड़ क्यों लग रहा है? तभी महारानी झांगसुन ने पास ही रखे एक बड़े से बोरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा चेंकियान, जरा यहाँ आकर इसे देखो। ली चेंकियान ने उनके इशारे की तरफ देखा और उसे देखकर उसके होश उड़ गए। वह जोर से चिल्लाया, पिताजी, आप लोगों के पास इतनी सारी मिश्री कहाँ से आई? देखने में तो यह कम से कम 100 जिन लग रही है। इसकी कीमत तो लगभग 200 ग्वान से भी ज्यादा होगी। तुमने क्या कहा? यह चीज मिश्री है और इसकी कीमत 200 ग्वान से भी ज्यादा है। ली चेंकियान ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ पिताजी, यह चीज मिश्री ही है, लेकिन इसकी गुणवत्ता पश्चिमी देशों से भेंट में आई मिश्री से 100 गुना बेहतर है। आज किसी ने चांगान में अचानक से इसे भारी मात्रा में बेचना शुरू किया है। वो कह रहा था कि इस चीज को चीनी कहते हैं और यह एक नई तरह की मिश्री है। बाजार में इसकी कीमत 200 वैन प्रति लियांग है। जब मैंने यह सुना तो तुरंत लोगों को इसे खरीदने के लिए भेजा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ पहुँचने तक यह बस इतनी सी ही बचेगी। बेटा, क्या यह सच में मिश्री है? क्या इसे खाया जा सकता है? महारानी झांगसुन ने पूछा। जी हाँ माताजी, यह सच में मिश्री ही है। इसे चीनी कहते हैं और इसे खाया जा सकता है। यकीन नहीं आता तो मैं आपको खाकर दिखाता हूँ। यह कहकर ली चेंकियान ने थैले में से एक छोटा सा टुकड़ा निकाला और उसे मुंह में डालकर करम करम चबाने लगा। यह देखकर ली शिमीन और महारानी झांगसुन तो बस हक्के बक्के रह गए। ये बच्चा कितना भूखड़ है। उधर चेंकियान मई से बोला, वाह, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। मुझे अंदाजा नहीं था कि पिताजी और माताजी के पास ये चीज होगी।
वो भी इतनी सारी। पता नहीं कौन है वो इंसान जो एक ही बार में इतनी सारी चीनी ले आया, ली चेंगचियान ने खाते खाते पूछा। तभी ली शिमीन ने बड़ी ही गंभीर आवाज में कहा, यह चीज नए सामंत झांग यानसी ने भिजवाई है। यानसी? वो बेवकूफ झांग। ली चेंगचियान ने चौंक कर जोर से चिल्लाया। महारानी जांगसुन भी इस वक्त हैरान रह गई थी। क्या सच में उस लड़के ने ही इसे बनाया है? वरना एक ही बार में इतनी सारी चीजें कहाँ से आ गईं? जो कि ड्यूक के पास तो इसे खरीदने के लिए इतने पैसे भी नहीं होंगे। सम्राट ली शिमीन ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, कोई है? गुप्तचर विभाग से कहो कि तुरंत इस मामले की तह तक जाए। जल्द ही गुप्तचरों की रिपोर्ट आ गई और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा सोचा था। गुप्तचरों के मुताबिक जो कि ड्यूक ने अपनी जमीनें बेचकर बहुत सारा गन्ना खरीदा था और उसके तुरंत बाद ही कुछ ही समय में चांगान शहर में स्थित ड्यूक की एक दुकान पर यह चीनी नाम की नई और मीठी चीज बिकने लगी, जिससे उन्हें जबरदस्त मुनाफा हो रहा है। सिर्फ एक दिन में उन्होंने 1200 से ज्यादा मोहरें कमा ली हैं। ली शिमीन गुप्तचरों की ये रिपोर्ट सुन रहे थे और फिर उन्होंने अपनी मेज पर रखे उस काले और भद्दे कच्चे मीठे के प्याले को देखा। उनका तो जैसे स्वाद ही मर गया। गुआना ये नबी, मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं उस लड़के को पागलपुर का सामंत बनाने का अपना आदेश वापस ले लूं। दूसरी तरफ जो के ड्यूक के महल में दरबार से लौटकर जांग चोंगयुआन ने मुझे अपने पास बुलाया। वो अपने इस मोचले बेटे को बड़े ही प्यार और जज्बात के साथ देख रहे थे। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे इस गधे बेटे को कोई शाही खिताब मिलेगा। माना कि ये सबसे छोटे दर्जे का सामंत है, पर है तो शाही खिताब ही ना। अब देखता हूँ कि कौन मेरे बेटे को बेवकूफ या गधा कहने की हिम्मत करता है। गधा है तो क्या हुआ, तेरे बाप के इस गधे बेटे ने सामंत का खिताब तो जीत लिया। तुम लोगों के बच्चों में है ये दम। जांग चोंगयुआन का सीना इस वक्त गर्व से चौड़ा हो रहा था। उन्हें लग रहा था जैसे उनकी जिंदगी अपने चरम पर पहुंच गई है। मैंने बिना कुछ कहे जांग चोंगयुआन की तरफ देखा और बोला, एक छोटे से सामंत के खिताब पर ही आप इतने खुश हो गए? अगर मुझे कोई बड़ा ओहदा मिल जाता तब तो आप खुशी के मारे हवा में ही उड़ने लगते। और हाँ, क्या आप सम्राट से कहकर मेरी ये जागीर बदलवा सकते हैं? ये पागलपुर का सामंत वाला नाम मेरी शानदार पर्सनैलिटी से बिल्कुल मेल नहीं खाता। ये सुनते ही जांग चोंगयुआन ने सीधे मेरे सिर पर एक तमाचा जड़ दिया। तेरा वो बेवकूफी का दौरा फिर से शुरू हो गया ना? ये कैसी बकवास कर रहा है तू इसे क्या समझता है? क्या मुंह से बोलते ही नाम बदल जाएगा? ये एक शाही फरमान है। इसे सरकारी दस्तावेजों में दर्ज किया जाएगा और पूरी दुनिया में इसका ऐलान होगा। ऐसे ही मजाक मजाक में ये कैसे बदल सकता है? अगर सम्राट ली शिमीन इस वक्त यहाँ होते तो वो जरूर कहते, इसे सिर्फ बदला ही नहीं जा सकता बल्कि इस शाही फरमान को वापस भी लिया जा सकता है। तू इस खिताब को नहीं लेना चाहता तो ये और भी अच्छा है। जांग चोंगयुआन को अचानक कुछ एहसास हुआ। अबे ओ गधे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपने ही बाप को हवा में उड़ने यानी ऊपर जाने का श्राप दे रहा है। रुक जा नालायक, आज तो मैं तेरी हड्डियां ही तोड़ दूंगा। हालात बिगड़ते देख मैं तुरंत दरवाजे के बाहर भाग खड़ा हुआ। मैंने भागते हुए चिल्लाकर कहा, बुड्ढे मारना मत, अब मैं भी एक सामंत हूँ। आप किसी शाही अधिकारी पर हाथ नहीं उठा सकते, वरना मैं सम्राट के पास जाकर आपकी शिकायत कर दूंगा। जांग चोंगयुआन तो गुस्से से आग बबूला हो गए। उल्लू के पट्टे, तेरा बाप एक ड्यूक है। तेरे जैसे टुटपुंजी सामंत को पीटना तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तू सम्राट के पास जाकर रो ले, वो भी यही कहेंगे कि तेरे बाप ने तुझे बिल्कुल सही पीटा है। मुझे जी भरकर कूटने के बाद जांग चोंगयुआन को महसूस हुआ कि उनका मिजाज पिछली बार की कुटाई के मुकाबले ज्यादा हल्का और खुशनुमा हो गया था। क्या सच में एक सामंत बेटे को पीटने से ज्यादा मजा और सुकून मिलता है? तभी पैसों से लदी कुछ और गाड़ियां झू के ड्यूक के महल में आ पहुंची। जांग चोंगयुआन आंगन में खड़े थे और पैसों से लदी उन गाड़ियों को अपने घर में आते देख उन्होंने खुशी और हैरानी के मारे अपनी शानदार दाढ़ी ही नोच डाली। यानसी, कहीं तेरा बाप कोई सपना तो नहीं देख रहा? क्या ये सारा पैसा वो कच्चा मीठा बेचकर ही आया है? पिताजी, उसे चीनी कहते हैं, अब से उसे कच्चा मीठा मत कहिएगा। ये नाम सुनकर ही मुझे उल्टी आती है। मैंने बड़े चिड़चिड़ेपन से कहा, हाँ ठीक है भाई, इसे चीनी कहते हैं। क्या ये सब चीनी बेचकर ही कमाए हैं? जांग चोंगयुआन ने फिर से पूछा। मैंने बस सिर हिला दिया। तो और क्या, हम दोनों ने अपनी सारी जमीनें बेच दी और कोई फसल भी नहीं हुई। जांग चोंगयुआन तो एकदम सन्न रह गए। इतनी जल्दी इतना सारा पैसा आ गया? मैंने बड़ी बेरुखी से कहा, अरे अभी तो ये बस शुरुआत है। इतनी भयंकर गर्मी के मौसम में अब से हमारे घर में रोजाना इतना ही पैसा आएगा। हर दिन इतनी ही छप्पर फाड़ कमाई होगी। इसका मतलब तो हम माला माल हो गए। अब चांगान के वो बेवकूफ लोग जिन्होंने मुझ पर हंसा था, जमीन बेचकर गन्ना खरीदने पर मजाक उड़ाने वाले, अब पक्का खून के आंसू रोएंगे। किसी ने नहीं सोचा होगा कि हमारे जोऊ ड्यूक के महल का जमीन बेचकर गन्ना खरीदने का फैसला न सिर्फ बेटे को बैरन का खिताब दिलाएगा
बल्कि हर रोज इतनी जबरदस्त कमाई भी कराएगा। हा हा हा। नहीं नहीं, मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये तो एकदम भयंकर है। मुझे जाकर थोड़ा लेटना होगा। लगे हाथ मुनीम से कहता हूँ कि मेरे लिए एक कटोरी चीनी ले आए ताकि मेरी घबराहट थोड़ी कम हो। छांग चोंगयुआन ने इतने जोश में कहा और अपना दिल पकड़े पकड़े अपने कमरे की तरफ चले गए। जब मैंने देखा कि वो चले गए हैं, तब जाकर मैंने अपनी दर्द कर रही कमर को सहलाया और फिर से कुर्सी पर धंस कर बैठ गया। फू शेंग, ओए निकम्मे नौकर, मैंने तुझे जो आइस लॉली बनाने को कहा था वो अब तक तैयार नहीं हुई क्या? जल्दी से मेरे यानी इस नवाब के जबरदस्त आविष्कार वाली आइस लॉली लेकर आ। क्या तू मुझे इस गर्मी में मार डालना चाहता है? मैंने अभी चीखना बंद ही किया था कि झांग फू एक बड़ा सा बर्तन उठाए अंदर आता दिखा। वो भागते भागते पागलों की तरह चिल्ला रहा था, छोटे मालिक, कड़क हो गया, सच में एकदम कड़क हो गया है। मेरी तो आंखें ही फटी की फटी रह गईं। मैंने उसे गालियां देते हुए कहा, अबे तेरा दिमाग कड़क हो गया है क्या? तेरा मालिक एक शरीफ इंसान है। तभी झांग फू ने झट से वो बर्तन मेज पर रख दिया और एकदम चमचों की तरह मेरी तरफ बड़ी श्रद्धा से देखते हुए बोला, छोटे मालिक, आप तो कोई चमत्कारी देवता है। मेरे कहने का मतलब था कि वो आइस लॉली एकदम कड़क होकर जम गई है। मैंने झांग फू को घूर कर देखा। अबे ओ गधे, आगे से अपनी बात पूरी तरह साफ साफ बोला कर। तुझे पता भी है तेरी इन हरकतों की वजह से एक दिन तू मेरे हाथों बहुत बुरी तरह पिटेगा। झांग फू ने बिना कुछ समझे बस बेवकूफों की तरह सिर हिला दिया। असल में उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा था। खैर, मैंने भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधा उस बर्तन का ढक्कन हटा दिया। देखा तो उस बड़े बर्तन के अंदर एक और छोटा बर्तन रखा था। बड़े बर्तन में ऊपर तक बर्फ भरी थी और छोटे बर्तन में चौकोर आकार के कुछ जमे हुए बर्फ के टुकड़े थे। ये और कुछ नहीं बल्कि भविष्य में गली नुक्कड़ पर बिकने वाली वही मशहूर आइस लॉली थी। मैंने जल्दी से एक लॉली उठाई और बिना सब्र किए तुरंत एक बड़ा सा बाइट ले लिया। जैसे ही वो ठंडी ठंडी लॉली मेरे मुंह में गई, सच बता रहा हूँ, मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आखिरकार मुझे मेरी फेवरेट आइस लॉली खाने को मिल ही गई। तांग राजवंश के जमाने की उस शानदार लॉली के मजे लेते हुए मैं मन ही मन बहुत भावुक हो रहा था। फिर अचानक मेरी नजर झांग फू पर पड़ी, जो एकदम ललचाई नजरों से मेरी तरफ ताक रहा था। मैंने मन में एक गहरी सांस ली और सोचा, तेरा भाई इतना ज्यादा रहमदिल क्यों है यार? इधर आ फू शेंग, ये ले, तुझे भी एक चखने के लिए इनाम में देता हूँ। झांग फू तो मारे खुशी के रोने ही लगा। छोटे मालिक, आप सच में कितने महान हैं। आपने मेरे जैसे मामूली नौकर के बारे में भी सोचा। आप तो एकदम भगवान हैं। आपका ये गुलाम आज सच में धन्य हो गया। मेरा तो मन कर रहा है कि अपनी पूरी जिंदगी बस आप ही के नाम कर दूं। फुर्रर, अगर तूने दोबारा मुझे अपनी इन बकवास बातों से पकाया ना, तो कसम से ये मालिक तेरी दोनों टांगे तोड़ देगा। जल्दी से इसे उठाओ और जाकर किसी कोने में खाओ। यहाँ मेरे खाने का मजा किरकिरा मत करो।